तो हमने कल जो है वो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की एंट्रीज पास की इस क्वेश्चन से, उसके बाद उसका लेजर बनाया और प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया, और फिर आपसे कहा कि आप जो है एडजस्टिंग एंट्रीज बनाइएगा, और उसका डाटा ये रहा नीचे ट्रायल बैलेंस। और इस डाटा को देखते हुए आप लोगों ने ये एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी थी, दीज एडजस्टिंग एंट्रीज। इनको पास करने के बाद जनरल लेजर बनाया होगा आपने, 4 अकाउंट्स, सैलरी एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस और फ्रेट एक्सपेंस का। उसके बाद दिस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाज टू बी प्रोड्यूस्ड, और ये आपने बनाया होगा। अब जो होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से होगा। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हर चीज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से की जाती है। तो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। अब इसमें देखिए क्या क्या टाइटल्स हैं हमारे पास। कैश से लेकर प्रीपेड फ्रेट तक करंट एसेट्स है, क्योंकि ये एक ही अकाउंटिंग ईयर में या तो मुकम्मल तौर पर कंज्यूम हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल इन्वेंट्री का मौजूद है, और ये इन्वेंट्री परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में अप टू डेट होती है। अप टू डेट होने का मतलब है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। आपको इसको अप टू डेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आपको ये नजर नहीं आएगी डायरेक्ट ऐसे। इसके अलावा ये फर्नीचर और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फर्नीचर हमारा फिक्स एसिड और कॉन्ट्रा फिक्स एसिड है। इसके अलावा 2 लाइब्रेरीज नजर आ रही हैं आपको, एक ऑनर इक्विटी कैपिटल और बाकी फिर उसके बाद रेवेन्यूज हैं और कॉन्ट्रा रेवेन्यूज हैं, ये अकाउंट्स, और बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं। अब हमें करना क्या है, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमने बनाया इसी वजह से है बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सबसे पहले। जैसे लास्ट टाइम भी हमने सर्विसिंग बिजनेस में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनाया था। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहां पर थोड़ी एक स्पेशल चीज है। आप अपनी रेवेन्यूज को अगर देखें तो रेवेन्यू में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, सेल्स, ये यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का पोर्शन। इससे ऊपर एसिड लायबिलिटी कैपिटल है, वो बैलेंस शीट का है। अब देखिए ये जो हमारी सेल्स है क्या शो कर रही है कि हमने कस्टमर को 2,60,000 की गुड्स सेल की थी, मतलब इतने में बेची थी, लेकिन कस्टमर से हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि 15,000 की गुड्स इसमें से कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दी है और 2,000 का हमने कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया है। इसका मतलब है कस्टमर से जो अमाउंट हमें रिसीव होगा वो 2,60,000 में से इन दोनों को माइनस करके मालूम चलेगा दैट इज 2,43,000 रुपीज। तो हमारी असल रेवेन्यू 2,60,000 नहीं है। ओरिजिनली तो हमने 2,60,000 का ही सेल किया था, लेकिन रिटर्न और डिस्काउंट की वजह से हमारी रेवेन्यू 2,43,000 हो चुकी है। तो हम लोग जो अपने एक्सपेंसेस लेस करेंगे वो 2,60,000 में से लेस नहीं करेंगे, बल्कि 2,43,000 में से लेस करेंगे, जिसके लिए हमें अपनी सेल में से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो रेवेन्यू हमारी आएगी उसे कहते हैं नेट सेल्स। क्या कहते हैं? हाँ, तो नेट सेल्स इज कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा कौन सा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट मींस you have sold the goods for 2,43,000 but the cost of these goods are 1,60,333। इतने की गुड्स हमें पड़ी थी जबकि हमने बेची 2,43,000 की। तो इन दोनों को कंपेयर करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे आप। बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर डिडक्टिंग दीज ऑल अदर एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस मीन्स समथिंग इज टू बी डिडक्टेड और एडेड, तो वो ग्रॉस कहलाती है। फिर इसमें से एक्सपेंसेस भी लेस करेंगे। यानी हम करेंगे ये कि अपने इनकम स्टेटमेंट में ही हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम रेवेन्यू का टाइटल लिखेंगे। सर्विसिंग बिजनेस में भी ऐसे ही होता था, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा। और ये मैंने आपको ट्रेडिंग का अकाउंटिंग साइकिल शुरू करवाया था, उस टाइम भी आपको इनकम स्टेटमेंट कंडेंस फॉर्म में दिखाया था स्लाइड में। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी रेवेन्यू की, और रेवेन्यू में आप लिखेंगे सेल्स, बट दिस इज नॉट योर फाइनल रेवेन्यू। तो आप सेल्स को कहां से लिख रहे हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देखकर। कितनी सेल्स नजर आ रही है, 2,60,000।
तो आप 2,60,000 को फर्स्ट इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ही माइनस करना है। अब अगर सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट ना हो क्वेश्चन में, तो फिर आप डायरेक्ट सेल्स को कहाँ लिख सकते हैं? फर्स्ट कॉलम में। लेकिन क्योंकि सेल्स रिटर्न भी है और सेल्स डिस्काउंट भी यहाँ पर है मौजूद, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे इसमें से 15,000 2,000। नाउ यू आर डिडक्टिंग। असल में अब जितने भी नए अकाउंटिंग साइकिल्स आएंगे उसमें पढ़ने वाली चीज जर्नल एंट्रीज और इनकम स्टेटमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज होती है। ये आपको देखना होता है। अब ये इनकम स्टेटमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उसको नोट फरमाएं आप कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और अगला हमारा सेल्स डिस्काउंट, ये आप लेस कर रहे हैं। दीज आर द कॉन्ट्रा रेवेन्यूज, दीज वर रिकॉर्डेड इन द प्लेस ऑफ सेल्स। सेल्स को कम नहीं किया था, इनको रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इनको जाके कहा था कि बाद में ले जाकर इनको माइनस कर लेंगे, तो आज हम इन्हें माइनस भी करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके लाएंगे और सेल्स में से माइनस कर लेंगे और यहां पर अपनी असल रेवेन्यू लिखेंगे। कहां पर? फर्स्ट कॉलम में। आप देख लें तरतीब, इस तरीके से आपको बनाना है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ लेके आए, लेस करके यहाँ लिखा दिस इज अवर नेट सेल्स। नेट सेल्स आगे भी आएगी, यूज होगी। ये इनकम स्टेटमेंट में हम कंप्यूट कर रहे हैं फिलहाल। व्हाट इज नेट सेल्स? आपसे पूछे व्हाट इज नेट सेल्स, आप क्या बोलेंगे? दिस इज द अमाउंट दैट विल बी और हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। यही वो अमाउंट है जो असल में कस्टमर से हमें मिलेगा। हमें 2,60,000 थोड़ी मिलेंगे, तो जो मिलेंगे वही रेवेन्यू हुई ना असल। तो इसमें से आप लेस करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे ट्रायल बैलेंस में मौजूद होती है। आप इस ट्रायल बैलेंस को देखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग द ईयर यू कैन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री सोल्ड। तो आप इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते हैं, जब तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट मौजूद है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं होता, ट्रायल बैलेंस में नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की कि उसके ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नजर आएगा। यानी हमने जो गुड्स बेची है वो हमें कितने की पड़ी थी? 1,60,333। ये सारी गुड्स नहीं है, और भी गुड्स हमारे पास मौजूद है अभी। वो देखिए ऊपर पड़ी हुई है इन्वेंट्री के नाम से। ये बकिया गुड्स हैं जो नहीं बिकी हैं, ये भी हमने खरीदी थी लेकिन ये बिकी नहीं है, इस वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में थोड़ी जाएंगी। जो बिक गई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है। कितनी? 1,60,333। या आप यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाकर डायरेक्ट इस सेल्स के अमाउंट में से 1,60,333 लेस कर लेंगे। तो हमने बेचा कितने में? इतने में 2,43,000, और इतने का हमें पड़ा था, इसको माइनस कर लें तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस। अब मुझे बताएं ज़्यादा का बेचा है कम का बेचा है? ज़्यादा का बेचा है। 2,43,000 में सेल किया आपने और आपको पड़ा था 1,60,000 समथिंग का, तो आपने ज़्यादा का सेल किया है। तो ये जो अमाउंट आएगा दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट डिडक्टेड ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस रेवेन्यू, दैट्स व्हाई दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट नॉट नेट प्रॉफिट। जबकि सर्विसिंग बिजनेस में क्या होता था? रेवेन्यूज में से हम डायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस लेस कर लेते थे। इसी वजह से ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, इसको कहते हैं मल्टीपल स्टेप इनकम स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेप क्यों? क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में कहानी नहीं हुई। पहले आपने सेल्स निकाला, रेवेन्यू फाइंड आउट की, फिर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया। दिस ग्रॉस प्रॉफिट मे बी ग्रॉस लॉस अगर आपकी रेवेन्यू क्या हो? कम हो। अगर रेवेन्यू 1,00,000 रुपए होती तो आपको 60,333 का ग्रॉस लॉस होता, उसको आप ब्रैकेट में लिखते थे, लेकिन अभी नहीं है। अब इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर लेंगे। यहां से इनकम स्टेटमेंट वैसे ही हो गया जरा सर्विसिंग बिजनेस का था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे आप माइनस कर लें। जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां नजर आ रहे हैं हमें, कहां गया? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दीज आर आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इन सबको हमें माइनस करना है। अब इन सबको यहां कॉपी करके लिख देंगे। ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। इन सब के अमाउंट हम लोग यहां से कॉपी कर लेंगे। इन एक्सपेंसेस को अलग से लेस करने का रीजन क्या है? मैं भी पहले लेस कर लूं, फिर आप मुझे बताइएगा। इन एक्सपेंसेस को मैं अलग से लेस कर रहा हूं ना। मैं चाहता अगर तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ये सारे एक्सपेंस लिख के लेस करता ना, तो नेट प्रॉफिट वही आता। लेकिन मैं इसको अलग से लेस कर रहा हूं। क्यों? इसका रीजन मैं बताऊंगा आप। देखिए, इनको हम सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर
लिख देंगे क्या, दीज आर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको माइनस करें, इतना आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया था और उसमें इतने एक्सपेंसेस आपने पे किए, उसमें से ही पे किए होंगे, तो फिर आपने कितनी अर्निंग की, इसके लिए आप इसे माइनस कर लेंगे। आप मुझे बताएं, प्रॉफिट ज्यादा था या एक्सपेंसेस ज्यादा थी? प्रॉफिट, इसी वजह से दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो ये कहलाता है नेट लॉस। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला चक्कर ना करूं, नेट सेल में लेस लिखकर सारे एक्सपेंसेस एक साथ लेस कर दूं, तब भी प्रॉफिट कितना आएगा, यही आएगा 18167। तो अलग से क्यों लेस किया? असल में जो ट्रेडिंग बिजनेस वाले हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाले, वो ये जानना चाहते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट जो हमने लगाई थी इन्वेंट्री को परचेस करने में या प्रोड्यूस करने में, उसको माइनस करके कितना प्रॉफिट बचा, फिर बाद में एक्सपेंसेस लेस करें। इससे उन्हें एनालिसिस में आसानी होती है। क्या आसानी होगी? अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो प्रॉफिट आ रहा है बहुत, लेकिन बाद में जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो इनकी रीजन क्या होगा? ये एक्सपेंसिव होंगे, तो आप एक्सपेंसिव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहीं पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप गुड्स जो खरीद रहे हैं वो महंगी खरीद रहे हैं, या फिर आपकी सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, जिसकी वजह से नेट सेल्स कम है। तो आप एनालाइज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आप नेट सेल लिख के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करके इनकम निकाल लेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस एक्सपेंसिव मेन जो कॉस्ट है उसको लेस करने के बाद कितना कमाया था आपने। इफ देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट बट हियर इज नेट लॉस, इट मींस या तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेशियो निकाल के आप कंपैरिजन कर सकते हैं, परसेंटेजेस निकलेंगी उसकी। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर इनकम स्टेटमेंट फॉर ट्रेडिंग बिजनेस अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो आप इसको आप समझ के याद कर लें। इसमें दिस इज रेवेन्यू पोर्शन, यहां तक रेवेन्यू पोर्शन है, और ये सारा एक्सपेंस पोर्शन है। लेकिन एक्सपेंस पोर्शन दो पार्ट्स में आया है, पहले ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस होगी ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आगे जाके ये इनकम स्टेटमेंट पेरियोडिक काम पढ़ेंगे ना, तो और फैलेगा वो। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें पता नहीं होती, वो पता करनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे जो एक लाइन में लिखी हुई है ना 1,60,333, ये बहुत ज्यादा रोज इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आप आगे जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसका इनकम स्टेटमेंट भी डिफरेंट होता है। तो आपको जब भी कोई नया इनकम स्टेटमेंट आए, उसे आप समझ के याद कर लें। तो हमने पहले सर्विसिंग का किया था, ट्रेडिंग परपेचुअल का किया है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट का पर्पस पूरा हो जाता है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट का पर्पस पूरा हो गया। हमने ये जो सारे रेवेन्यूज, काउंटर रेवेन्यूज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये एक्सपेंसेस के अकाउंट जो ओपन किए हैं ना, ये किए इसी वजह से थे ताकि हम इनकम स्टेटमेंट बना सकें। नाउ यू हैव मेड इट, तो आप क्या करेंगे? इन तमाम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। लास्ट टाइम भी यही किया था हमने। इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद हमने यही तकरीर की थी कि रेवेन्यू एक्सपेंस के अकाउंट का पर्पस पूरा हो गया, तो सबसे पहले तो इनको क्लोज करो। तो दीज आर all nominal accounts. Nominal account are those that are closed at the end of the year. तो आप इन तमाम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। इनकम स्टेटमेंट के सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और एक ड्राइंग का अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। अब हम इनको क्लोज कैसे करेंगे? लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? क्लोजिंग एंट्री का प्रोसेस याद होना चाहिए आपको कि सारी रेवेन्यूज क्रेडिट में होती है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे और इनकम समरी क्रेडिट कर देंगे। फिर सारे एक्सपेंसेस का होता है डेबिट में, क्लोज करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इनकम समरी को डेबिट कर देंगे। फिर इनकम समरी को कंपेयर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इनकम हुई है, तो इनकम समरी को डेबिट करके क्लोज करेंगे, कैपिटल बढ़ा के क्रेडिट कर देंगे। और लॉस हुआ है तो डेबिट साइड ज्यादा होगी तो इनकम समरी क्रेडिट करेंगे और कैपिटल कम करके डेबिट कर देंगे। एक अकाउंट है ड्राइंग, जिसको हम कैपिटल में क्लोज नहीं करते। आप क्या करेंगे? ड्राइंग को अलग से क्लोज करेंगे। सॉरी, एक अकाउंट है ड्राइंग जिसको आप इनकम समरी में क्लोज नहीं करते, आप उसे कैपिटल में क्लोज करेंगे। ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को डेबिट कर देंगे। ओके, तो उसके लिए देखिए हम क्लोजिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लोजिंग प्रोसेस के लिए आप डाटा कहां से उठा सकते हैं? आप डाटा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी उठा सकते हैं, आप इनकम स्टेटमेंट से भी उठा सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर अकाउंट जो क्लोज होते हैं वो यही वाले होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है। अब मैं इनकम क्लोजिंग एंट्री का जो मैंने आपको पैटर्न बताया था उसमें इजाफा कर रहा हूं कुछ। पहले हमने क्या बोला था? पहले रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करो, फिर एक्सपेंस के। अब मैं चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सारे, क्योंकि अब इसमें रेवेन्यू के अकाउंट्स नहीं ना सिर्फ,
दिस इज रेवेन्यू अकाउंट एंड दीज टू आर कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट्स। अब देख रहे हैं इजाफा हो गया ना। इसके अलावा ये सारे एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, और ये जो अब कमेंट हो रहा है ना, ये हमेशा यही रहेगा, एक इजाफा परपेचुअल में भी, पेरियोडिक में भी होगा। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, क्लोजिंग एंट्री में रेवेन्यू एक्सपेंस का अकाउंट क्लोज होते हैं, कैपिटल का अकाउंट एडजस्ट होता है, ड्राइंग का अकाउंट क्लोज होता है, ये बताया था ना। अब जो है हम क्या बोल रहे हैं कि सारे क्रेडिट वाले अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट करोगे। लास्ट टाइम क्रेडिट वाले सिर्फ रेवेन्यू थे ना, इस वजह से मैंने रेवेन्यू का बोल दिया था। लेकिन अब हम ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं जितने भी क्रेडिट वाले हैं सबको क्लोज करने के लिए डेबिट करो, और जितने भी डेबिट वाले हैं उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो। अब आप देखिए ये जो सारे अकाउंट नजर आ रहे हैं ना, ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लाइन से लिखे हुए, ये रहे, दीज आर द अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये है फायदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर का, सारे एक साथ लिखे हुए होंगे। इसमें क्रेडिट वाले कितने अकाउंट्स हैं, एक ही है, दैट इज सेल्स। बाकी सारे डेबिट वाले अकाउंट्स हैं। ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, इसकी नेचर ये डेबिट में होता है, ये सारे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस भी डेबिट में होते हैं। इट मींस इन दिस इनकम स्टेटमेंट ओनली सेल्स अकाउंट इज इन क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे क्लोज करेंगे, सेल्स डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। ये पहली क्लोजिंग एंट्री खत्म। दूसरी क्लोजिंग एंट्री में सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और इनकम समरी डेबिट कर देंगे। यानी तरीका वही है, बस हमने ये बोला है कि अब क्रेडिट वाले अकाउंट को डेबिट करके क्लोज करना है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि एक्सपेंसेस को क्लोज करो, दूसरी एंट्री में एक्सपेंस क्लोज करते थे ना, लेकिन यहां पर एक्सपेंसेस के अलावा भी दो चीजें ऐसी हैं जो डेबिट में है, और वो कौन सी है, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट। इसी वजह से हमने बोला है डेबिट वाले सारे अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करो। पहली क्लोजिंग एंट्री कब बना रहे हैं, क्लोजिंग एंट्री हम 2008 अगस्त 31 पीरियड के लास्ट में बनती है ना। पहली क्लोजिंग एंट्री बनवाओ, पहले तो यहां लिख दें आप, यू आर मेकिंग क्लोजिंग एंट्री, यहां आएगी फर्स्ट क्लोजिंग एंट्री। जी बताइए क्लोजिंग एंट्री पहली बताएं, चलें। सेल्स डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी यूज करते हैं इसकी जगह पे। कहीं पर आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लिखा हुआ नजर आएगा, कहीं पे इनकम समरी, कहीं पे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। नरेशन टू क्लोज सेल्स अकाउंट, एक ही रेवेन्यू है ना। अब अगर ये कमीशन इनकम भी कमा रहा होता अलग से, गौर से सुन लें आप, तो कमीशन इनकम, फी इनकम जितनी भी होती है ना, वो नीचे ऐड होती है। 18167 निकालेंगे, इसे कहेंगे इनकम बिफोर कमीशन। कमीशन इनकम, रैंड इनकम जितने भी होंगे वो सारे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर वो भी होते हैं तो वो भी तो क्रेडिट वाले होते, तो उनको क्लोज करने के लिए भी यहाँ डेबिट कर देते। सेल्स डेबिट, कमीशन इनकम डेबिट, फी इनकम डेबिट, सब डेबिट। वैसे सर्विसिंग बिजनेस में कमीशन इनकम कहाँ लिखते थे शुरू में, अगर, लेकिन ट्रेडिंग बिजनेस के साथ अगर आ जाए कमीशन इनकम, फी इनकम, तो वहां आप रेवेन्यू में नहीं लिखेंगे अलग, इधर इसकी रेवेन्यू, अपनी रेवेन्यू आएगी मर्चेंडाइज वाली, जो कमीशन इनकम, फी इनकम होगा वो नीचे ऐड होगा, वो आगे आएंगे न्यूमेरिकल्स, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो उस वक्त नरेशन क्या लिखेंगे, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स। अब क्या लिखेंगे, टू क्लोज सेल्स अकाउंट। भाई एक ही अकाउंट क्लोज हो रहा है ना। कितना अमाउंट है इसका, 2,60,000। अब देखिए जिसने लास्ट टाइम क्लोजिंग एंट्री पढ़ी हुई है उसे ही मेरी बात समझ में आएगी। हमने 1 घंटा सिर्फ इस चीज से बात की थी, क्लोजिंग एंट्री कैसे बनती है, क्या होती है। अब मैं बात थोड़ी कर रहा हूं उतनी, क्योंकि यू नो क्लोजिंग एंट्रीज, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो तब्दील हो रहा है। अब आए, अब सारे डेबिट वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। पहला डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, ये सारे हम क्रेडिट करेंगे। आइए करते हैं इसको, पहले टाइटल लिख लेते हैं इसके। इनकम समरी डेबिट हो जाएगा, और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट, सेल डिस्काउंट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, और सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या है, फ्रेट एक्सपेंस W4, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस W3। जी, फ्रेट एक्सपेंस W4 और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस W3 एंड जी, यूटिलिटी एक्सपेंस एंड सैलरी एक्सपेंस, ये सब क्रेडिट हो रहे हैं। यूटिलिटीज एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस W1। ये वर्किंग है ना पीछे, ये आप हर जगह लिखेंगे कि ये कहां से आ रहा है सैलरी एक्सपेंस। फिर रेंट एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस,
तो रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बैड डेट्स एक्सपेंस, ये सारे हमने लिख दिए। अब ये कितने कितने से होंगे, इसके लिए आप इनकम स्टेटमेंट में चले जाएं या अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चले जाएं। 15,000, 2,000 और 160,333 जी, यहां आ गए हम। 15,000 से ये क्रेडिट होके क्लोज हो गया, 2,000 से क्रेडिट होके क्लोज हो गया, 160,333 से ये क्रेडिट होके क्लोज हो गया। अब सारे एक्सपेंसेस को हमें क्रेडिट करना है और ये रहे हमारे एक्सपेंसेस, इन सबको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। ये हो गए क्रेडिट। अब इन सबको मिलाकर डेबिट कर देंगे किसको, इनकम समरी को। अब नरेशन क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे टू क्लोज एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस अकाउंट, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें ये काउंटर रेवेन्यू अकाउंट्स ही मौजूद है। इसी वजह से हम नरेशन में पूरी बात लिख दें, क्या, टू क्लोज काउंटर रेवेन्यू अकाउंट्स एंड ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, ये हमारी नरेशन होनी चाहिए। अब मुझे बताएं, इसके बाद आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। अब तीसरी एंट्री बनेगी ना, इनकम समरी के अकाउंट को भी क्या कर देंगे, क्लोज। उसके लिए क्या करेंगे, आप ये देखेंगे इनकम समरी क्रेडिट हो रही है 2,60,000 से, डेबिट हो रही है 241,833। क्रेडिट ज्यादा हो रही है, डेबिट ज्यादा हो रही है? क्रेडिट ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, इनकम है या लॉस है, इनकम है। और दूसरी चीज है, इनकम समरी के अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस आएगा। अगर हम इनकम समरी का अकाउंट बना दें, ये हमारा इनकम समरी का अकाउंट बन रहा है, तो हम डेट लिखेंगे इसमें, बनाए बगैर भी कर सकते हो काम। इनकम समरी में क्रेडिट में ज्यादा है तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, और दिस इज प्रॉफिट बिकॉज रेवेन्यू इज ग्रेटर, तो कैपिटल बढ़ा के क्रेडिट करेंगे। इसके बगैर भी आप बना सकते हैं, तो लेकिन हम तो अकाउंट बनाएंगे। 2008 अगस्त 31 को इधर भी पोस्टिंग होगी, और 2008 अगस्त 31 को यहां भी पोस्टिंग होगी। क्या पोस्टिंग होगी, पहली एंट्री में इनकम समरी क्रेडिट हो रही है 2,60,000 से, तो आप यहां पे लिखेंगे कि फर्स्ट एंट्री में इनकम समरी क्रेडिट हो रही है 2,60,000 से। इसके बाद देखिएगा जैसे क्लोजिंग एंट्री खत्म होगी काम खत्म, क्योंकि बाकी चीजें वैसी हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका सारी चीजें वही है। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सेल्स। इसके बाद ये सारे अकाउंट इनकम समरी डेबिट हो रही है 241,883, लेकिन हम ये सारे लिखेंगे ना उधर, इन तमाम की वजह से ये डेबिट हो रही है। ये आ गए हमारे सारे, और कौन सी एंट्री में है, एंट्री नंबर 2 में। अब इन सब के अमाउंट शेयर है, ये सारे डेबिट हो जाएंगे। असल में मैंने पोस्टिंग डेबिट वाली की है, क्रेडिट वाली की है। ये जो पोस्टिंग हुई है दूसरी, इनकम समरी को मैंने डेबिट किया है, ये कौन सी पोस्टिंग है, ये पोस्टिंग है या ये पोस्टिंग है, इनकम समरी वाली पोस्टिंग है भाई, ये वाली पोस्टिंग है। ये उसको खोल के लिखना पड़ रहा है ना। अब आप देखिए इनकम समरी की क्रेडिट साइड में कितना है, 2,60,000, जबकि डेबिट साइड पर इसका टोटल कितना आ रहा है, वही जो 241,833। तो हम देखेंगे क्रेडिट में जा रहे हैं, तो इनकम समरी को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, इसके डिफरेंस से। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस निकाल लें, 2,60,000 में से इसको माइनस करें, और तीसरी एंट्री में इनकम समरी को डेबिट कर दें। अभी देखिए मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, इनकम समरी को डेबिट क्यों कर रहा हूँ, क्रेडिट में बैलेंस है। हम डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या, हम ये लेंगे 2,60,000 माइनस 241, ये आ गया हमारा डिफरेंस। ये वही अमाउंट है जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में इनकम का अमाउंट आ रहा था। तो जो इनकम का अमाउंट होता है क्लोजिंग एंट्री की थर्ड एंट्री में, वही अमाउंट आना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट की नेट इनकम का अमाउंट वही आ रहा है। अब कैपिटल को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, बढ़ाकर क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल बोलू क्रेडिट 18,167। अभी ये क्लोजिंग एंट्री हमारी खत्म हो गई, लेकिन एक पोस्टिंग करनी है। क्या लिखूं, टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, या क्या लिख सकता हूं, टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट। आई टोल्ड यू दिस दैट वी एडजस्ट कैपिटल इन क्लोजिंग एंट्रीज। अब इसको पोस्ट करें, थर्ड एंट्री में इनकम समरी डेबिट हो रही है कितने से, 18,167, और यहां पर सामने क्या आ जाएगा, कैपिटल। अब आप इन दोनों साइड का टोटल करेंगे ना इनकम समरी के अकाउंट का, तो दोनों 2,60,000 हो जाएंगे। ये अकाउंट भी क्लोज हो गया।
अब मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गया क्लोज, क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो गई या नहीं? ड्राइंग वाली क्लोजिंग एंट्री रह गई, उसके लिए जाएंगे जैसे ट्रायल बैलेंस में देखेंगे ड्राइंग है, होता तो कैपिटल के बिल्कुल नीचे होता, लेकिन आपके पास पेपर में जो आएगा ना जैसे ट्रायल बैलेंस बना हुआ या ट्रायल बैलेंस बना हुआ, जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर के तहत बनाए। तो आपको ये नहीं आपने कैपिटल के नीचे रहेगा बोला ड्राइंग नहीं है चलो छोड़ो, पूरे सवाल में चेक करना ड्राइंग कहीं ना कहीं लिखी हुई हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये हमने क्लोज कर दिया अकाउंट्स, जो जो अकाउंट्स क्लोज हो गए वो खत्म। अब बचे कौन से अकाउंट्स? जैसे ट्रायल बैलेंस में देखें सेल्स के ऊपर वाले सारे अकाउंट बच गए, ना सिर्फ बच गए बल्कि जो कैपिटल नजर आ रहा है ना 5,50,000 अभी चेंज हो गया है, इसमें इनकम ऐड हो जाएगी। और अब नया जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें ये सारे अकाउंट्स आएंगे, ये वाले ये बच गए हैं ना, ये क्लोज नहीं हुए, दीज आर रियल अकाउंट्स। नए ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट्स आएंगे लेकिन कैपिटल का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा हमें। इसके लिए हम चाहें तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है क्लोजिंग एंट्री का जो अभी मैंने बताया ना आपको बात, वो यहाँ लिखी हुई है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन ऑनर इक्विटी बाद में देख लेना, देखिए लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 क्लोज ऑल अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंसेस बाय डेबिटिंग देम, वही चीज है लेकिन हमने रेवेन्यू को अगर क्रेडिट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंसेस लिख दिया, लेकिन कौन से वाले? नॉमिनल या रियल? नॉमिनल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल अकाउंट को क्लोज करने बैठ गए, और ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं। और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी यहाँ बना हुआ है, इनकम में हमने कैपिटल बिगिनिंग में इनकम को ऐड कर दिया, दिस इज द एंडिंग कैपिटल, दिस कैपिटल विल बी शोन इन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब बनेगा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाओ, कैश से लेकर कैपिटल तक सब छाप दो, बाकी नीचे वाले अकाउंट्स क्लोज हो गए तो वो नहीं आएंगे। पोस्ट क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग के बाद की चीज है ये सब छाप दिया आपने, और ये तो कैपिटल आप लेके जाएंगे ना, ये इतना लेके जाएंगे 1,58,568,167, ये हमारा इधर आ जाएगा। कितना अमाउंट है? हाँ, ये आ गया ना, और ये दोनों साइड हमारी बराबर भी आ गई, हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाना कोई कमाल की बात थोड़ी है, मेन चीज क्या है? आपको जनरल एंट्रीज आती हो, लेजर बनाना आता हो, लेजर बना दो, ट्रायल बैलेंस बनाना कोई कमाल की बात थोड़ी है। एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी आती है, एडजस्टिंग एंट्री बनाने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की कंस्ट्रक्शन आती है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो, क्लोजिंग एंट्रीज आती है। अब जब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन गया है तो इनमें एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट है बस, तो इससे क्या बनती है? बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। अब बैलेंस शीट बनाना भी कोई कमाल की बात थोड़ी है, जस्ट आपको टाइटल उठा के लिखना है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना आपका, इस वजह से आसान है, लेकिन अगर पीछे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ना बना हुआ हो और आपको बैलेंस शीट बनानी पड़े तो वो डायरेक्ट बनेगी। डायरेक्ट बनाने के लिए जो जो चीजें ऐड लेस करके हम लेके जा रहे हैं ना, ये तो हम तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठा रहे हैं ना, सारी चीजें हम इसमें से उठा लेंगे, हर चीज हम इसमें से उठा रहे हैं, ये सब एडजस्टेड है, फाइनल अमाउंट है। लेकिन अगर आपको ये ना दिए जाए पेपर में, तो आपको ये देगा ना प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस देगा, अभी तो मैं पूरा अकाउंटिंग साइकिल आपको दिखा रहा हूं, पेपर में ये देगा आपको। अब आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट बनाते वक्त अगर वो बोले मुझे नहीं चाहिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो आपको इसको ओरल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। बहुत आसान काम है, पहले पूरा प्रोसेस करवाएं फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी जो पिछली क्लास है ना उसकी प्रैक्टिस मैं करूँ, उनको प्रैक्टिस में लेके जा रहा हूँ, तो आपका जो अकाउंटिंग साइकिल की प्रैक्टिस होगी ना उनके साथ करवाऊंगा मैं थोड़ी सी, आप उस दिन आइएगा, मजा आएगा आपको। अब करेंट एसेट में क्या क्या लिखना है आपने? लाइन से सारे करेंट एसेट दिए हुए हमें पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, कैश, बैंक लिखवा दो, सबसे पहले कैश फिर बैंक, और कैश कितना है? 1,98,000, और बैंक कितना था? 1,07,000। देखो भाई कितना है, हाँ यही है। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है तो उसके नीचे अलाउंस ऑफ एडेट्स भी है, अगर अलाउंस ऑफ एडेट्स नहीं होता तो मैं अकाउंट रिसीवेबल लिखकर डायरेक्ट उसका अमाउंट कहाँ लिख देता? 1,07,000 के नीचे, लेकिन अभी मैं इसे सेकेंड ईयर में लिखूंगा 40,000, और इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस ऑफ एडेट्स। ये आपको आता है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, नई चीज जो थी वो खत्म हो गई, अलाउंस फॉर, लेकिन पूरा अकाउंटिंग साइकिल तो कंप्लीट कर लेना हम इसका। 4,000 लेस करेंगे तो हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। अब इसके नीचे बाकी करेंट एसेट कॉपी कर दें। कौन कौन से करेंट एसेट हैं?
इन्वेंट्री, सप्लाईज, प्रीपेड एंड प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड फ्रेट, ये हमारे करेंट एसेट है। इन सबको आप यहां लेके चले जाएं और इन सबके अमाउंट भी ले लें। इन सबके अमाउंट ये रहे 3000 तक। तो आपको सब देख देख के लिखना पड़ेगा और ये सारे अमाउंट यहां आएंगे। इन सबको टोटल कर लें तो आपका टोटल करेंट एसेट आ जाएगा। करेंट एसेट और फिक्स एसेट की डिस्टिंक्शन तो आपको मैंने बताई थी ना भाई। दिस इज टोटल करंट एसेट। अब फिक्स एसेट में हमारे पास नॉन करंट एसेट में सिर्फ क्या है, फर्नीचर है बस, और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है हमारा 40,000, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000, तो लेके चले जाएं इसको। फर्नीचर और लेस करेंगे इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों को मैं फर्स्ट इनर में ही लिख रहा हूं। अगर एक और कोई फिक्स एसेट होता तो मैं उसे सेकंड इनर में ले आके फिर लेस करता, लेकिन अभी तो मैं 40,000 यहां लिखकर इसमें से माइनस कर दूंगा डायरेक्ट 5,000। क्यों लिखता अंदर, एक से ज्यादा होंगे तो पहले सबकी नेट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। वो हमने सर्विसिंग में देखा था, इस किस्म का क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल नॉन करंट एसेट्स। किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 जो है साफ सुथरा सॉल्व किया हुआ सर्विसिंग वाला? ओके छोड़ें, नहीं किया हुआ, साफ सुथरा नहीं किया हुआ इसका मतलब। अब लायबिलिटी में हमारे पास कौन कौन सी लायबिलिटीज है पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में देखें। एक अकाउंट पेबल और एक सैलरी पेबल, और कितनी है, 1 लाख और 5,000। सही है, तो अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, और कितनी कितनी है, 1 लाख और, बस यही लायबिलिटी है आपकी। इन दोनों का सम कर लो, लायबिलिटी आ गई। अभी मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं, आप लोग बताएंगे। सही, टोटल लायबिलिटीज। इसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑनर्स इक्विटी। इसमें कैपिटल बिगिनिंग लिखेंगे, ये तो आपको पता है ऑनर इक्विटी में क्या होता है। कैपिटल बिगिनिंग कितना था, 5,50,000। सर्विसिंग में भी किया था ना ये। और इसमें ऐड कर लेंगे इनकम, ड्राइंग है नहीं, बस नेट इनकम ऐड हो जाएगी। नेट इनकम कितनी है, 18167। ये नेट इनकम थी ना हमारी, बस ये हमारी टोटल ऑनर इक्विटी आ गई। नेट इनकम कहां से देख सकते हैं आप क्लोजिंग एंट्री से देख लो। क्लोजिंग एंट्री के अंदर आपको नेट इनकम नजर आ रही है 3rd एंट्री में, या फिर आप स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में देख लो, या फिर आप इनकम स्टेटमेंट से देख लो। हर जगह 3 जगहों से आपको नेट इनकम मिल सकती है। अब ये कहलाएगा हमारा टोटल ऑनर्स इक्विटी। और फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारी बैलेंस शीट बराबर हो जाएगी। अब बनानी है ओपनिंग एंट्री, आखिरी चीज। ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है, आप पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में जाएं, जो जो अकाउंट बच गए इनकी एक एंट्री बना दें अगले साल की 1st डेट को। हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है अगस्त 31 से, शुरू कब होगा, अगला सितंबर 1। एक महीने का अकाउंटिंग पीरियड है इनका। तो जितने डेबिट वाले उनको डेबिट कर दें। डेबिट वाले कौन कौन से हैं, ये हैं कैश, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाइज, प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, सारे प्रीपेड, फर्नीचर। और क्रेडिट वाले ये आपको नजर आ रहे हैं, डेबिट वाले डेबिट, क्रेडिट वाले क्रेडिट, टू ओपन ऑल अकाउंट्स। यहां से भी ले सकते हो, बैलेंस शीट से भी ले सकते हो। एसेट साइड से विदाउट ब्रैकेट वाले सारे उठा लो, डेबिट कर दो, और फिर विद ब्रैकेट वाले क्रेडिट करो, और ये यहां वाले क्रेडिट कर दो। या फिर आप इसे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से भी ले सकते हो। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लोगे तो कैपिटल को एडजस्ट करके ले जाना पड़ेगा बस। तो ओपनिंग एंट्री में हम क्या करेंगे, हम सारे अकाउंट्स को पहले डेबिट करेंगे। तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से उठा लेते हैं। कौन कौन से अकाउंट डेबिट वाले हैं, ये सारे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अलावा। सही है, तो इनको डेबिट करना है ओपनिंग एंट्री में। तो कब बनेगी ओपनिंग एंट्री, नेक्स्ट पीरियड को। नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, 2008 सितंबर 1। सही है, ओके। ये अकाउंट डेबिट हो गए। और कौन से अकाउंट डेबिट होंगे, ये अकाउंट डेबिट होंगे, इन्वेंट्री से लेकर फर्नीचर, इनको भी डेबिट कर देते हैं। सही हो गया। और इन सब के अमाउंट डेबिट हो गए ना सारे, तो अमाउंट उठा लो। क्या क्या अमाउंट है, ये अमाउंट है हमारे पास,
इसके, इन 3 अकाउंट्स के डेबिट में डाल दें इनको, और इसके अलावा ये अमाउंट है। देखिए देख के आप बना सकते हैं, हम टाइम बचा रहे हैं अपना, ताकि हम आगे काम कर सकें, वरना देख देख के लिखने में टाइम लगेगा। ये सब डेबिट हो गए। अब क्रेडिट वाले अकाउंट्स आएंगे। क्रेडिट वाले कौन कौन से हमारे पास? अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हैं और ये है। तो आप क्या करें, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हम खुद लिख लेंगे, नहीं होगा, और यहां पे अलाउंस ऑफ बैड डेट्स लिख लें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। देखिए ओपनिंग एंट्री बन गई हमारी। डेबिट वाले सारे डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में। तो इनके अमाउंट ले लें आप, ये 3 अमाउंट यहां से उठाएंगे। कैपिटल आप एडजस्टेड लेके जा रहे हैं, कैपिटल में इनकम को ऐड किया हुआ है और ड्राइंग को लेस किया हुआ वो वाला कैपिटल लेके जाएंगे आप। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कितना था? 4000। अब ये बनाने के बाद आप डेबिट साइड को सम करेंगे, 682167, क्रेडिट साइड को सम करेंगे 682187। नरेशन क्या आएगी? टू ओपन ऑल अकाउंट्स। ये हमारी ओपनिंग एंट्री बन गई, खत्म हो गया परपेचुअल का अकाउंटिंग साइकिल। से मेन चीजें क्या थी? एक तो जनरल एंट्रीज, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, और तीसरा इसका क्लोजिंग एंट्रीज। बाकी सारी चीजें वैसी हैं। जब मैं कल लेजर बना रहा था, लेजर बनाने में मैंने क्या कारस्तानी की, क्योंकि नई बात आपको नजर आएगी, वही तरीका था लेजर बनाने का। ट्रायल बैलेंस भी वैसी बना। बस जब ट्रायल बैलेंस बना तो हमें नजर आया कि इसमें रेवेन्यू के अकाउंट चेंज हो चुके हैं, सर्विसिंग बिजनेस वाले नहीं है। और ये हमें नजर आ रहा है कि जो गुड्स बिक गई है वो थी कितने की, ये था। फिर इनकम स्टेटमेंट में हमने फिर एडजस्टमेंट वैसी बनी, कोई नई चीज नहीं थी। लेजर वैसी बना है, जैसे ट्रायल बैलेंस वैसी बना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर नया आ गया था बस। इनकम स्टेटमेंट आपने देखा फॉर्मेट चेंज हो गया, और क्लोजिंग एंट्री के अंदर कुछ नई बातें आपके सामने आ गई, बाकी कोई नई चीज नहीं है। सही, तो ये हमारा खत्म हो गया क्या? परपेचुअल का अकाउंटिंग साइकिल। अब हम जा रहे हैं पीरियोडिक में। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें आप, नहीं पूछना है तो अच्छी बात है, पूछना भी तो अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात होती है। अब देखिए पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का क्या मैंने बताया था आपको। साल के दौरान हमें ये नहीं पता होता कि जो इन्वेंटरी हम सेल कर रहे हैं ये थी कितने की, कॉस्ट पता नहीं होती उसकी, लेकिन सेलिंग प्राइस तो पता होती है। सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचना है, परपेचुअल में भी नोन होता है, पीरियोडिक में भी नोन होता है। नोन क्या नहीं होता कि जो बेच रहे हैं वो हमने खरीदा कितने का था। और अगर आपको ये पता चल जाए खरीदा कितने का था तो भाई पीरियोडिक थोड़ी रहेगा, फिर तो परपेचुअल हो जाएगा। फिर तो आप उसी वक्त मर्चेंडाइज को क्या बनाओगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचते वक्त। हम इस चीज पे तो बहस ही नहीं कर रहे ना कि कौन से बिजनेस के अंदर नोन होती है कॉस्ट, कौन से बिजनेस के अंदर नोन नहीं होती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर नोन है तो आप पिछला वाला काम करें और बेचते वक्त इन्वेंटरी क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता तो फिर आप ये वाली एंट्री नहीं बना सकते। सेल के वक्त एक एंट्री बनेगी रेवेन्यू वाली, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीव डेबिट सेल्स क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता ही नहीं होगी। तो साल भर हम क्या करते रहेंगे, इन्वेंट्री खरीदते रहेंगे और सेल करते रहेंगे, लेकिन इन्वेंट्री के अकाउंट से कॉस्ट क्रेडिट होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जारी होगी। तो इन्वेंट्री में बस इन्वेंट्री सिर्फ डेबिट हो ही जा रही होगी, बस उसमें से क्रेडिट होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगी नहीं। तो साल के एंड में जब हम टोटल करेंगे तो इन्वेंट्री के अकाउंट से हमें क्या मालूम चलेगा कि पूरे साल हमारे पास कितने की इन्वेंट्री थी टोटल जो हमने खरीदी। फिर हम क्या करेंगे, स्टोर रूम में जाकर काउंटिंग करवाएंगे और जो इन्वेंट्री बच गई है उसको उस टोटल में से लेस कर लेंगे। अब अगर पूरे साल आपने देखा, क्योंकि आपके पास डाटा होगा ही क्या कि इन्वेंट्री खरीदी कितने की। अब 10 लाख की इन्वेंट्री पूरे साल में खरीदी है, उसमें से जो बेची है वो निकाली नहीं ना आपने, पता ही नहीं था आपको। अब साल का एंड आया, आपने काउंट किया 50,000 की इन्वेंट्री स्टोर रूम में है, तो टोटल 10 लाख की होनी चाहिए थी, 50,000 की पड़ी हुई है, इसका मतलब है 9,50,000 की बिक गई, तो 9,50,000 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी। फिर साल के एंड में आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालेंगे, वन टाइम ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। और ये क्यों करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता ना हो तो इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकता। इनकम स्टेटमेंट अभी आपने देखा ना, जो फॉर्मेट आपने परपेचुअल में देखा है, नियर अबाउट इसी किस्म का फॉर्मेट पीरियोडिक में भी होगा, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद थी ना, वो मौजूद नहीं होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताएं, गौर से सुनिएगा और बात बताइएगा। पीरियोडिक में आपको, परपेचुअल में आपको क्या एडवांटेज है, यू कैन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड व्हेन यू सेल गुड्स। पीरियोडिक में ये नहीं है आपके पास एडवांटेज, गुड्स आपकी ऐसी होती है।
तो हम लोग क्या करते थे परपेचुअल में कि जब भी इन्वेंट्री खरीदते थे ना, आप ये देखें ऊपर परपेचुअल में परचेज करते वक्त इन्वेंट्री डेबिट या मर्चेंडाइज डेबिट, रिटर्न करते वक्त इन्वेंट्री क्रेडिट, और ये सारी चीजें हम इन्वेंट्री के अकाउंट में डाल रहे थे। मुझे एक बात बताएं, गौर से सुने, क्या ऐसा होना चाहिए कि हम इन्वेंट्री खरीदें तो इन्वेंट्री डेबिट करें, रिटर्न करें तो ये लिखे ना कि इन्वेंट्री रिटर्न हुई है? लेकिन हमने परपेचुअल में नहीं लिखा। जब रिटर्न हुई तो हमने इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी उठा के, जबकि हमें इन्वेंट्री रिटर्न का अलग से टाइटल मेंटेन करना चाहिए था, जिससे हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन होती कि इन्वेंट्री रिटर्न हुई है। सेल करते वक्त किया है हमने, सेल करते वक्त तो हमने सेल रिटर्न अलाउंस का अलग से टाइटल मेंटेन किया, लेकिन परचेज करते वक्त नहीं किया। परपेचुअल में परचेज करते वक्त मर्चेंडाइज डेबिट करते थे, और जब मर्चेंडाइज रिटर्न होती थी तो हम मर्चेंडाइज ही क्रेडिट कर देते थे। नेसेसरी पेमेंट पे करते थे तो मर्चेंडाइज ही डेबिट कर देते थे, और इसके अलावा जब डिस्काउंट मिलता था तो मर्चेंडाइज क्रेडिट कर देते थे। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? खरीदते वक्त इन्वेंट्री लिखो, रिटर्न करते वक्त इन्वेंट्री रिटर्न का टाइटल होना चाहिए था, भले बाद में जाके उसको लेस कर लेते। डिस्काउंट के वक्त इन्वेंट्री के डिस्काउंट का टाइटल होना चाहिए था। नेसेसरी पेमेंट में भी हम इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेट, ये अलग अलग लिखते, लेकिन हमने अलग अलग नहीं लिखा, तो हमारे पास डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं थी। सारी की सारी किस में जा रही थी? इन्वेंट्री में। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हम अलग अलग अकाउंट ओपन करते और फिर इन्वेंट्री सेल होती तो भी कॉस्ट को निकाल कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता ना, सब में से निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इस वजह से हमने बोला छोड़ो यार इसको। ज्यादा फायदेमंद चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल जाए ना, या इन्वेंट्री के खरीदने वाली कॉस्ट को अलग अलग अकाउंट में मेंटेन करना, रिटर्न की अलग, डिस्काउंट की अलग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी वजह से परपेचुअल वाले क्या करते हैं, बोलते हैं कि हमें खरीदते वक्त अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करने, रिटर्न का अलग, डिस्काउंट का अलग, नेसेसरी पेमेंट का अलग, ये अलग अलग ओपन नहीं करने, एक ही अकाउंट में डाल दो, ताकि जब इन्वेंट्री सेल करें इजीली हम कॉस्ट को निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फिर आसानी से करेंगे। लेकिन पेरियोडिक वाले को कॉस्ट पता नहीं होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं होती सेल करते वक्त। तो क्या बोलता है, भाई मैं तो कॉस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो मैं अगर एक ही अकाउंट में सब डाल दूंगा खरीदते वक्त तो मुझे क्या फायदा? मैं एक काम करता हूं कि मैं अलग अलग अकाउंट में डालता हूं सारी कॉस्ट। परचेज करते वक्त अलग अकाउंट ओपन करूंगा, मर्चेंडाइज खरीदते वक्त, रिटर्न करते वक्त अलग, डिस्काउंट के वक्त अलग, सबको अलग अलग अकाउंट में डालूंगा, और फिर साल के एंड में सबको माइनस प्लस करके टोटल निकाल लूंगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने साल के दौरान इन्वेंट्री परचेज की है, गौर से देखिएगा, इन्वेंट्री मैंने परचेज की, पूरी परचेज बता रहा हूं, इन्वेंट्री परचेज की है फॉर एग्जांपल 8 लाख की, और फिर मैंने इन्वेंट्री रिटर्न की है। ये परचेज वाली कहानी है, रिटर्न कर दिया आपने 50,000 रुपए की इन्वेंट्री रिटर्न कर दी, आपको इन्वेंट्री पर डिस्काउंट मिला आपको 20,000 का, सही, और नेसेसरी पेमेंट जो इन्वेंट्री को लाने के लिए जरूरी होती है वो आपने 1 लाख रुपए की पे की। परपेचुअल वाला क्या करता है, ये सारा एक ही अकाउंट में डाल देता है। क्या करेगा वो? ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये माइनस कर लेता है और डायरेक्ट इन्वेंट्री का टोटल निकाल लेता है। वो बोलता है मेरे पास इन्वेंट्री अकाउंट की फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं, इन्वेंट्री 8,30,000 की है, इसमें जो सेल होती है वो निकाल के बेचता रहता है वो, और अलग से अकाउंट ओपन नहीं करता, उसका एक ही अकाउंट होता है, उसका नाम क्या होता है? इन्वेंट्री। यानी अगर मैं वो अकाउंट बना के दिखाऊं आपको, चलिए अकाउंट की मदद से दिखा, अकाउंट पीछे बना हुआ होगा ना कोई, गौर से बात सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यही डिफरेंस है परपेचुअल और पेरियोडिक में, बाकी कोई मसला नहीं है, बाकी सारी चीजें वैसी ही हैं। अभी हम जो है एक एग्जाम्पल लेके आपको ये समझा रहे हैं। ये देखो, ये परपेचुअल का हम करेंगे, यहां पेरियोडिक का 1 2 3 4। अब परपेचुअल वाला क्या करता है,
ये इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। पर फ्यूचर वाला बोलता है इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन करो, और जब परचेज किया है डेबिट कर दो। परचेज किया ना इन्वेंट्री को 8 लाख से, डेबिट कर दो। इन्वेंट्री रिटर्न की है तो क्रेडिट कर दो। ये रिटर्न को उसने क्रेडिट कर दिया, रिटर्न की वजह से इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी उसने, फॉर एग्जांपल 50,000 की डिस्काउंट मिला है, इन्वेंट्री को ही क्रेडिट कर दो। आ रहे हो ना ये अभी आप पीछे। और इसके अलावा नेसेसरी पेमेंट की है तो कॉस्ट बढ़ जाएगी इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री को डेबिट कर दो 1 लाख से। ये करता है वो, सब कुछ इन्वेंट्री अकाउंट में जमा करता है। जब सेल होती है तो यहां से क्रेडिट करके यहां डाल देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कौन करता है, क्यों कर रहा है वो ऐसे? क्योंकि उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट को ट्रांसफर करना है, तो इसमें एक ही अकाउंट में होगा तो इजीली ट्रांसफर कर देगा वो। पीरियोडिक वाले बोलता है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता ना, अगर मैं एक ही अकाउंट में सारा डाल भी दूंगा तो इसमें से कॉस्ट निकाल के मुझे यहाँ डालनी नहीं, तो मैं क्यों ना एडवांटेज हासिल करूं, अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंटेन करूं। तो बोलता है भाई परचेज को मैं अलग रखूंगा, और उसका वो टाइटल बनाता है परचेजेस। यानी पीरियोडिक वाला क्या कर रहा है, वो इन तमाम अकाउंट्स की जगह पर अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करता है। बोलता है परचेज किया है कितने का, 8 लाख का, ये इसमें डाल दो। अच्छा इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 9 लाख में से 17,000 माइनस करते हैं, बैलेंस कितना आया इन्वेंट्री का, 8 लाख। ये इसका बैलेंस है। अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर नहीं किया, ऐसी बैलेंस निकाला है। अब वो क्या बोल रहा है पीरियोडिक वाला कि रिटर्न का अलग अकाउंट ओपन करूंगा, उसे बोलूंगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। वजह क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं कर सकता तो बोल रहा है अलग अलग दूसरा फायदा लूं ना मैं। कितना रिटर्न था, 50,000, तो वो मर्चेंडाइज को क्रेडिट करने के बजाय रिटर्न अलाउंस को क्रेडिट करता है। इसके अलावा डिस्काउंट मिलता है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करता हो। हालांकि असल चीज क्या है, कॉस्ट तो उसे ही कम हुई है, लेकिन अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है। 20,000 और नेसेसरी पेमेंट का अलग अकाउंट ओपन करता है। और नेसेसरी पेमेंट कितनी थी, 1 लाख। इस तरीके से उसने 4 अकाउंट ओपन कर लिए। अब इन 4 अकाउंट का नेट अमाउंट आप निकाले ना, 8,30,000 ही बन जाएगा वो, क्योंकि ये डेबिट में है और ये डेबिट में है नेसेसरी पेमेंट। 9 लाख हो गया, इस 9 लाख में से 70,000 माइनस हो जाएगा। ये 4 अकाउंट इन्वेंट्री की जगह पे मेंटेन हुआ। अब परचेज वाला क्या करता है, बोलता है मैंने 8,30,000 में से 5 लाख वाली गुड्स बेच दी, तो वो 5 लाख को क्रेडिट करता है और उसको 5 लाख का ट्रांसफर कर देता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ये कहां से आया, इन्वेंट्री के अकाउंट से आया, और ये कहां गया, सीओजीएस में गया। ये काम जो मैंने ट्रांसफर करने वाला किया है ना, ये पीरियोडिक वाला नहीं कर सकता, बिकॉज ही डजंट नो द कॉस्ट। तो वो साल भर ये 4 अकाउंट मेंटेन करके रखता है। अब जब साल का एंड आएगा ना, साल के दौरान उसको फायदा हो रहा है ना, उसे नजर आ रहा है कि असल में मैंने इन्वेंट्री 8 लाख की खरीदी है। अच्छा ये पोस्टिंग मैंने एक ही दफा की है, ये तो पोस्टिंग सेवरल टाइम्स हो रही होगी ना। परचेज का एक मरतबा डेबिट हो रहा होगा, साल भर डेबिट हो रहा होगा, और यहां पर साल भर जब परचेज डेबिट हो रहा होगा वो इन्वेंट्री को डेबिट कर रहा होगा परफ्यूचर वाला। पीरियोडिक वाला परचेज में डाल रहा होगा। साल भर रिटर्न जो हो रहा होगा परफ्यूचर वाला इन्वेंट्री क्रेडिट करता रहेगा, और ये परचेज रिटर्न में डालता रहेगा। इस तरीके से 4 अकाउंट साल भर चलते रहेंगे, लेकिन इसमें से 1 रुपया भी निकल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाएगा। फिर साल के एंड में वो क्या करेगा, देखिए ये काम करेगा, बोलेगा भाई मेरी परचेजेस कितनी थी। अब वो लिखेगा इस तरीके से, मेरी परचेजेस कितनी थी, ऐसे लिख रहा है 8 लाख। साल के एंड में कर रहा है वही काम, क्यों, क्योंकि उसे साल के एंड में मालूम करना है कि असल में मैंने टोटल इन्वेंट्री कितने की खरीदी है। अब उसमें वो ऐड करेगा क्या, नेसेसरी पेमेंट, कितने की नेसेसरी पेमेंट है, इससे कॉस्ट बढ़ा देगा वो। यानी ये वो काम जो परफ्यूचर वाला साल भर करता रहता है वो साल के एंड में करेगा एक ही दफा। लेस परचेज रिटर्न और लेस ये इसने अकाउंट ओपन किया था, उसने तो कोई ऐसा अकाउंट ओपन नहीं किया। माइनस करेगा 50,000, माइनस करेगा 20,000, और पहले टोटल गुड्स मालूम करेगा। ये कौन सी गुड्स हैं जो पूरे साल उसके पास मौजूद थी, इसे कहता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। क्यों, सेल थोड़ी हुई है, अवेलेबल फॉर सेल। अब मुझे एक बात बताएं, इधर आए, वापिस ऊपर आए। परफ्यूचर वाले के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, 5 लाख। अब उसकी इन्वेंट्री कितनी बच गई, 3,30,000।
पीरियोडिक वाले का अगर वही डाटा हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं ना, तो पीरियोडिक वाला साल के एंड में ये कंप्यूटेशन बनाने के बाद जाएगा स्टोर रूम में, वह इन्वेंट्री काउंट करेगा। तो कितने की इन्वेंट्री होगी वहां पे? क्या चीज? 3,30,000 की। वो इन्वेंट्री काउंट करके उसकी कॉस्टिंग करेगा 3,30,000 और एंडिंग इन्वेंट्री के नाम से उसको यहां पर लिखकर लेस कर देगा। एंडिंग इन्वेंट्री 3,30,000 की मौजूद है ना, अभी वो ऊपर हमने निकाली है, देखिए परपेचुअल वाले ने सारा काम करके रखा हुआ है, 5 लाख से ट्रांसफर कर दी थी कॉस्ट, उसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चली, उसने इन्वेंट्री क्रेडिट किया तो बैलेंस में इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं चली, इसने टोटल इन्वेंट्री निकाल ली और उसमें से जो बच गई है इन्वेंट्री वो काउंट करके लेस कर देगा। तो आप देख रहे हैं ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परपेचुअल वाले को पहले पता चली या पेरियोडिक वाले को? परपेचुअल वाले को। परपेचुअल वाले को पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चली और फिर एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करके निकाला ना उसने, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने क्रेडिट कर दिया तो इन्वेंट्री मालूम चल गई। जबकि पेरियोडिक वाले को साल के एंड में अवेलेबल फॉर सेल मालूम करने के बाद पहले एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चली, काउंट करके आया, फिर उसने लेस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो दिस इज द डिफरेंस। परपेचुअल वाला एक ही अकाउंट मेंटेन करेगा, इन्वेंट्री की सारी कॉस्ट उसमें डालेगा, बिकॉज ही वांट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेपरेट इंफॉर्मेशन रखने का उसको ऐसा इतना ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा कंपैरेटिवली। और ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई मैं सेपरेट ही रखूंगा सारी इंफॉर्मेशन, बिकॉज आई कैन नॉट डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। साल के एंड में मैं ये कंप्यूटेशन बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लूंगा और मुझे पहले मालूम चलेगी एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये याद रखें, पीरियोडिक में पहले एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चलती है फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और परपेचुअल में पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रही होती है और फिर एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा एक बात बताएं, परपेचुअल वाले को ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड साल में कितनी मरतबा पता चलेगी? जब जब सेल करेगा वो निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालता रहेगा और बैलेंस ये वाला इन्वेंट्री का चेंज होता रहेगा। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता ना अभी, इसी वजह से मैंने एक ही दफा करके दिखाया है, वरना ऐसा थोड़ी होगा वो बार बार सेल कर रहा होगा और बार बार इन्वेंट्री एक साथ थोड़ी 8 लाख रुपए डेबिट हुआ होगा उसके पास, बार बार डेबिट हो रहा होगा, बार बार रिटर्न की वजह से मैंने एक ही अमाउंट में शो किया। और ये जो पीरियोडिक वाला है इसकी परचेजिंग तो बार बार डेबिट हो रही होगी, रिटर्न बार बार क्रेडिट हो रहा होगा, डिस्काउंट बार बार, साल के एंड में उनको टोटल करके ये कंप्यूटेशन बनाएगा। वो साल के एंड में सेवरल टाइम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करता रहेगा और साल का एंड जब आएगा तो उसके बाद ये दोनों अकाउंट मेंटेन हुए होंगे। इन्वेंट्री के अकाउंट में 3,30,000 नजर आ रहा होगा, ये इसका एसिड होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख। लेकिन साल के एंड में पीरियोडिक वाला जब ये 4 अकाउंट मेंटेन करके बैठा हुआ होगा ना, तो उसका काम शुरू होगा, वो जाके काउंटिंग करेगा, इन्वेंट्री निकालेगा, टोटल इन्वेंट्री साल की निकाल के उसमें एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करेगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगी। तो आप बताएं पीरियोडिक वाला क्या कर रहा है? परचेज करते वक्त परचेज की कॉस्ट अलग डालेगा परचेजेस के अकाउंट में, रिटर्न की कॉस्ट अलग अकाउंट में, डिस्काउंट की कॉस्ट अलग अकाउंट में, नेसेसरी पेमेंट की कॉस्ट अलग अकाउंट में, और सेल करते वक्त सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये एंट्रीज हो गई। अब आओ ये देखिए, परचेज करते वक्त पीरियोडिक परमिशन ने क्या किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, उसने क्या किया, परचेजेस डेबिट। फिर देखिए यहां पे भी परचेज किया था इसने मर्चेंडाइज, इसने लिखा परचेजेस, टाइटल चेंज कर दिया ना इन्होंने। ये चाहता तो इन्वेंट्री का भी टाइटल रख सकता था, अब रिटर्न के बाद लिखते इन्वेंट्री रिटर्न, डिस्काउंट के बाद इन्वेंट्री डिस्काउंट, अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने उसको, तो टाइटल चेंज हो सकते हैं। लेकिन दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं ना टाइटल, तो हम भी यही करेंगे। अभी बच्चे ने मुझे बोला सर देखिए ये मर्चेंडाइज कर रहा था ना खरीदते वक्त, ये भी खरीदते वक्त मर्चेंडाइज कर लेता, फिर रिटर्न के वक्त इसने मर्चेंडाइज क्रेडिट किया ना, ये मर्चेंडाइज कम नहीं करना चाहता, ये लिखना चाहता है रिटर्न, तो लिखते हैं मर्चेंडाइज रिटर्न एंड अलाउंस। तो ये हो सकता था, लेकिन दुनिया में सब लोग लिखते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, तो हम भी यही करेंगे, हम कोई अनोखे थोड़ी है। अच्छा ये अलग अकाउंट आ गया, देखिए परचेज का अकाउंट अलग अकाउंट है, ये अलग अकाउंट है, ये परचेज रिटर्न अलाउंस बाद में जाके परचेज में से लेस होगा। परपेचुअल में तो हमने डायरेक्ट मर्चेंडाइज को कम करके क्रेडिट कर दिया, ये डायरेक्ट मर्चेंडाइज के अकाउंट में पोस्ट होकर मर्चेंडाइज को माइनस कर देगा, जबकि ये डायरेक्ट परचेज के अकाउंट में थोड़ी पोस्ट होगा। ये क्या होगा इसका, नहीं साल के दौरान अलग अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न अलाउंस का अलग अकाउंट बनेगा, जबकि मर्चेंडाइज जो हम वापस करते वक्त क्रेडिट करते थे परपेचुअल में, वो उसी अकाउंट में जाके माइनस हो जाती थी। इसके अलावा देखिए रिटर्न के वक्त आया, डिस्काउंट के वक्त नेसेसरी पेमेंट में हमने क्या किया था, मर्चेंडाइज डेबिट किया था, यहां नेसेसरी पेमेंट अपने नाम से डेबिट होगी, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट। फिर ये सारे
साल के एंड में परचेजेस में ऐड कर देंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था। डिस्काउंट के वक्त हमने क्या किया था, मर्चेंडाइज क्रेडिट की थी ना। ये बोलता है नहीं, मैं अलग अकाउंट ओपन करूंगा, परचेज डिस्काउंट। सो वी हैव चेंज्ड व्हाट, खरीदते वक्त परचेजेस, रिटर्न करते वक्त परचेजेस को क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेज रिटर्न अलाउंस लिखेंगे। डिस्काउंट के वक्त परचेजेस क्रेडिट नहीं करेंगे, परचेज डिस्काउंट लिखेंगे। और नेसेसरी पेमेंट के वक्त परचेजेस डेबिट नहीं करेंगे, जो है एक्सपेंस नहीं है वो एसिड है, उसका नाम लिखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन इंपोर्ट ड्यूटी एसिड होता है, क्योंकि फ्यूचर में बेनिफिट होगा ना, मर्चेंडाइज लिखेगी। अब ये चीजें देंगे, सारी की सारी मर्चेंडाइज के अकाउंट में चली जाएंगी, सॉरी अलग अलग अकाउंट में चली जाएंगी। इसकी नेचर बताया मुझे आप। ये जो परचेजेज हैं, जब वापस किया हमने मर्चेंडाइज, तो हमने परचेज रिटर्न अलाउंस लिखा है। परचेजेज की नेचर एसिड होती है, क्योंकि मर्चेंडाइज है ना। परचेज रिटर्न अलाउंस की नेचर क्या होगी, कॉन्ट्रा एसिड। लोग नॉर्मली परचेजेस को एक्सपेंस बोलते हैं। अब मुझे आप बताएं, परचेज हमने मर्चेंडाइज के लिए लिखा है ना पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में, एसिड है एक्सपेंस है, एसिड है। तो परचेज रिटर्न क्या हुआ, कॉन्ट्रा एसिड। परचेज डिस्काउंट क्या हुआ, कॉन्ट्रा एसिड। लेकिन ये एक्सपेंस बन जाता है साल के एंड में। और आपसे पेपर में या कहीं में पूछी जाए ना परचेज की नेचर, तो साल के एंड के लिहाज से पूछेगा, तो आपको वही बोलना है कि परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज रिटर्न अलाउंस, परचेज डिस्काउंट, कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा मिल जाए, वो बात कर रहा हो आपसे, तो आप उसको दोनों चीजें एक्सप्लेन करें कि जब तक परचेज हमारे पास है, इन्वेंट्री मौजूद है, वो एसिड है, बिक जाएगी तो उसे एक्सपेंस बोलेंगे। तो साल के एंड में परचेज एक्सपेंस, परचेज अलाउंस, कॉन्ट्रा एक्सपेंस और बाकी ये चीजें हो गई। तो परचेज की एंट्रीज चेंज हो गई थोड़ी सी, सेल की एंट्रीज कम हो जाएंगी। सेल के वक्त देखिए हम दो काम करते थे ना, देखिए परफ्यूचर को देखें मैंने, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मर्चेंडाइज को कन्वर्ट किया। पीरियोडिक में देखें सिर्फ सेल की एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नहीं बन सकती। वी कैन नॉट ट्रांसफर द कॉस्ट फ्रॉम परचेज अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम नहीं कर सकते। देखो उधार पे सेल किया, उसकी भी एक ही एंट्री बन रही है पीरियोडिक में, रेवेन्यू वाली। रिटर्न के वक्त भी सिर्फ एक ही रेवेन्यू को वापस करने वाली एंट्री बनी है, बाकी एंट्री सारी सेम है, सब एंट्री सेम है, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री खा जाओ। सेल की एंट्री तो आसान हो गई। ओके, इसी देखो ये जो डिफरेंस है ना, कि परपेचुअल में सेल के वक्त दो एंट्री बनती है, पीरियोडिक में एक एंट्री बनती है। मैंने पहले ही बताया था आपको, लोग इसी से पहचानते हैं परपेचुअल पीरियोडिक को। आप पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, तो क्या बोलेगा, परपेचुअल में सेल के वक्त दो एंट्रीज बनती है, पीरियोडिक के वक्त सेल के वक्त एक एंट्री बनती है। दिस इज नॉट द मेन डिफरेंस। ये भी तो बोल सकता था वो, ये नहीं बोलेगा वो कि परचेजेस में हम मर्चेंडाइज के लिए डिफरेंट अकाउंट ओपन करते हैं, रिटर्न के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, डिस्काउंट के लिए अलग, नेसेसरी पेमेंट के लिए अलग, जबकि परपेचुअल में हम मर्चेंडाइज का एक ही अकाउंट ओपन करते हैं। ये नहीं बोलेगा वो, क्योंकि उसे पूरी बात पता नहीं है इस वजह से। और इससे पहले वाली बात भी कि परपेचुअल में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होती है सेल करते वक्त, दैट्स व्हाई वी कैन मेक टू एंट्रीज एट द टाइम ऑफ सेल, एक रेवेन्यू की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। पीरियोडिक में वी कैन नॉट डिटरमिन। ओके, अब ये एंट्रीज बना लेंगे आप मेरे साथ। ये देखिए ये क्वेश्चन आएगा, इसी के नीचे पीरियोडिक का क्वेश्चन दिया हुआ, ये रहा पीरियोडिक का, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वैसा ही सवाल है। बस आपको क्या एहतियात करनी है, सेल के वक्त एक एंट्री बनाएंगे रेवेन्यू वाली, परचेज के वक्त, खरीदते वक्त परचेजेस, रिटर्न के वक्त आप पहले माइंड में ना परपेचुअल की एंट्री लेके आइएगा, कि परपेचुअल लिंक बना के पढ़ोगे, याद रहेगा कि परपेचुअल में क्या बनती थी और अब क्या तब्दीली आई है। तो आपको थ्योरेटिकली भी चीजें याद रहेंगी और चीजें फिर लिंक बन के भूलता नहीं है फिर इंसान। लिंक आपने थोड़ा अलग से, अगर आपने पीरियोडिक की एंट्रीज को याद करने की कोशिश की परपेचुअल से हटा के, तो फायदा ही नहीं हुआ पढ़ाने का परपेचुअल पीरियोडिक। सही, अभी परपेचुअल पीरियोडिक में और भी चीजें हैं, वो बाद में आएंगी। अकाउंटिंग साइकिल हो जाएगा, लेकिन आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन को अलग से पढ़ेंगे। अकाउंटिंग साइकिल में भी आता है ये, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अलग से आपका न्यूमेरिकल भी है, वो इसके फौरन बाद वही पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा है। ओके, जिसको अकाउंटिंग साइकिल आता है वो बहुत जबरदस्त अकाउंटिंग का स्टूडेंट बनता है। अकाउंटिंग साइकिल को छोड़ना नहीं है आपने, मैं छोड़ दूंगा, मैं तो आगे टॉपिक में चले जाऊंगा। आपको इसके पीछे लगे रहना है, खाका बैठने के चारों चैप्टर पढ़ लें आप निकाल के, शुरू के जबरदस्त चैप्टर्स हैं, वो आपकी बेस बनाएंगे। बेस स्ट्रांग होगी, आगे आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। बहरहाल
अभी बच्चा फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम, पढ़ लोगे आप मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन उसने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ा हुआ, लॉ ऑफ सप्लाई में नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहा है, तो उसको तो समझ में नहीं आने वाला। यही चीज है कि अगर अकाउंटिंग साइकिल नहीं आता और आप अकाउंटिंग के दूसरे टॉपिक्स पढ़ें तो इन तमाम टॉपिक में अकाउंटिंग साइकिल का टच होता है, हर जगह बहुत जबरदस्त किस्म का टच होता है। इसी वजह से अकाउंटिंग साइकिल आना जरूरी है। बहरहाल अब आप लोग मुझे पेरियोडिक का काम करवाएंगे, तभी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब इसकी हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मैं आपके साथ बना रहा हूं बस। यू विल मेक द लेजर एट योर होम, लाजमी बनाइएगा। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, अकाउंट्स और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर काम है। पूरा नहीं हुआ, इनकम स्टेटमेंट करना है। इसमें जो डिफरेंस है वो तीन जगहों पर है। फ्यूचर में कहाँ डिफरेंस था? जर्नल एंट्रीज में और इनकम स्टेटमेंट में, क्लोजिंग में। वही तब्दीलियां यहाँ पे होंगी, बाकी सब वैसे ही होगा। इसके बाद में आपको जब आप ये कर लेंगे ना पीरियोडिक वाला, तो मैं आपको थोड़ी समरी दूंगा इसकी, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा पास्ट पेपर्स के। उसमें हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट बनाएंगे मतलब डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्री। सवाल दिया होगा, आपको कुछ भी नहीं बनाना, डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्री बनानी है। सो हाउ विल यू मेक इट? डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट, डायरेक्ट बैलेंस शीट। तो ये वो बनाएगा जिसको सीक्वेंस पता होगा कि कहां से कौन सी चीज ली जाती है। इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो डाटा कहां से मिल सकता है, तो वो आप फिर आराम से कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा काम। मतलब हम पूरा अकाउंटिंग साइकिल कर रहे हैं इतना सारा, वो छोटा हो जाएगा। पेपर में पूरा थोड़ी मांगेगा आपसे, वो तो बोलेगा बैलेंस शीट बना के दे दो। अब बैलेंस शीट आपको डायरेक्ट कैसे बनानी है, एक ही पेज पर आ जाएगी। तो उसके लिए मैं आपसे जब पूछूंगा ना एडजस्टिंग एंट्री बताओ, ये वाली क्लोजिंग एंट्री का फॉर्मेट बताओ, वो चीजें बताओगे तो वो चीजें फिर आप आसानी से समझोगे। बहरहाल आओ बेटा, जर्नल एंट्रीज यू विल मेक इट। तो 2008 अगस्त 1 को पहली एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? सिंपल है कि भोलू ने, वही वाला सवाल है ये, सिर्फ इसमें चेंजेस हमें करनी है पीरियोडिक के लिहाज से। सेल करते वक्त आप देखें, सेल करते वक्त यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है, जबकि हमने अभी इसको परपेचुअल में किया था तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन थी 1 लाख रुपए, यहाँ गिवन नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनी नहीं सकती। चलो परचेज पहले इन्वेस्टमेंट की बनवाओ। कैश ऑफिस सप्लाइज फर्नीचर डेबिट और कैपिटल भोलू क्रेडिट। जी, कैश डेबिट, ऑफिस सप्लाइज डेबिट और फर्नीचर डेबिट, कैपिटल भोलू क्रेडिट। फराज भोलू लिखा हुआ है, सिर्फ भोलू लिखा हुआ है। फराज भोलू तो दूसरा सवाल था बेटा। कितना है? 5,10,000 40,000, सॉरी 5,00,000 10,000 40,000। ये वही पुरानी एंट्री है, इसको तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं हम। नरेशन टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड वेरियस एसेट इनटू बिजनेस। लिखना ऐसा नहीं चाहिए, ज्यादा अच्छी नरेशन ये है कि आप बताएं कि कौन से एसेट इन्वेस्ट हुए। फिर 1, अब जरा देखें आप, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में है हम, मर्चेंडाइज खरीद रहे कैश पर, इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेजेस का टाइटल आएगा, तो मैं इसको बाहर अलग से बना रहा हूं, यानी मेरी एंट्री बननी चाहिए परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितना है? 1 लाख, 1 लाख रुपए। एक तो ये बन जाएगी। अब दूसरा नेसेसरी पेमेंट है। परपेचुअल में हम क्या करते थे? मर्चेंडाइज डेबिट करते थे इस एंट्री में। दूसरी नेसेसरी पेमेंट है, फ्रेट पे किया 1,000। परपेचुअल में क्या एंट्री बनती थी? मर्चेंडाइज पे ही डाल दो इसको, मर्चेंडाइज डेबिट। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां ये नेसेसरी पेमेंट अपने नाम से आएगा और इसको कहते हैं फ्रेट इन। दूसरी एंट्री बनेगी इसकी फ्रेट इन डेबिट और कैश क्रेडिट। फ्रेट इन एसिड होता है, एक्सपेंस नहीं होता ये। क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री से रेलेवेंट है। बाद जब इन्वेंट्री बिकेगी तो इसको हम साल के एंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल के एक्सपेंस बनाएंगे। जी कितना ही है? 1,000। ये 2 एंट्रीज बननी थी। परपेचुअल में क्या बन रही थी? देखें, यहां भी मर्चेंडाइज आ रहा था, यहां भी मर्चेंडाइज आ रहा था। हमने दोनों के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन किए। अब इसको कंपाउंड करके बनाएंगे। कंपाउंड करके कैसे बनेगा? भाई पहले डेबिट दोनों लिख देंगे। कंपाउंड एंट्री कैसे बनती है? सारे डेबिट एक साथ लिख दो, सारे क्रेडिट एक साथ लिख दो, और अगर सिमिलर टाइटल आ रहा है डेबिट में तो उन्हें सम कर लो। ये दोनों अलग अलग है ना, परचेज अलग है, फ्रेट इन अलग है।
तो आप लिखेंगे परचेजेस डेबिट, फ्रेड इन डेबिट, और 2 दफा कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश क्रेडिट मिला के 1 दफा लिख देंगे। 1 लाख रुपए, 1000, और ये 1 लाख 1000, ये एंट्री बनेगी। क्योंकि परम्यूचुअल में आप देखेंगे जाके मर्चेंडाइज डेबिट कैश क्रेडिट 1 लाख 1000 बनी हुई है। फ्यूचर में ये फ्रेड भी परचेज में ऐड होगा, लेकिन वो साल के एंड में करेंगे हम, अभी सेपरेट अकाउंट रखेंगे। इससे फायदा हो रहा है ना हमें। ओरिजिनली सप्लायर को पेमेंट की 1 लाख, किराया पे किया 1000, लेकिन वहां पर ये फायदा हमने नहीं लिया था। हमने बोला नहीं मर्चेंडाइज में डाल दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करनी है। परचेज, पता है आपको ये बातें पुरानी वाली। परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश एंड पेड फ्रेट। नेक्स्ट नंबर, अब अगले का भी क्या नंबर है, 1। इसमें 3 लाख रुपए की मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी है और इंपोर्ट ड्यूटी पे की है। अब हम क्या करेंगे, देखें, हम बोलेंगे ये एंट्री बननी चाहिए हमारी, परचेजेस डेबिट 3 लाख और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। देखिए परम्यूचुअल में क्या बनती थी, मर्चेंडाइज डेबिट होती थी। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी 10,000, तो यहां पे आप इंपोर्ट ड्यूटी अलग से लिखेंगे। परम्यूचुअल में क्या करते थे हम, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लिखते थे, इसके जगह पे मर्चेंडाइज ही लिखते थे। अब हमने अलग अलग टाइटल यूज किए। अब इसको कंपाउंड करके बना लो, क्या बनेगी, परचेजेस डेबिट और इंपोर्ट ड्यूटी भी डेबिट, अकाउंट्स पेबल भी क्रेडिट, कैश भी क्रेडिट। तो अलग अलग अकाउंट्स में चलेगी कॉस्ट। जितने टाइटल डिफरेंट होंगे उन सबके अलग अलग अकाउंट्स ओपन होंगे। परचेज का अलग अकाउंट ओपन होगा, इंपोर्ट ड्यूटी का अलग होगा। 3 लाख 10,000 और फिर 3 लाख और 10,000। नरेशन, ये सिमिलर क्वेश्चन रखने का रीजन ही यही है ताकि आप डिफरेंसेस स्पॉट कर सकें कि क्या क्या फर्क है इनमें, वरना मैं डिफरेंट क्वेश्चन भी बना सकता था इसके, लेकिन फिर कंफ्यूजन्स रहती। नरेशन, परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट एंड पेड इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट क्या है, एडवांस रेंट पे किया। इसमें कोई फर्क नहीं है, इसका ताल्लुक मर्चेंडाइज से थोड़ी है। सेलफोन बंद कर दो, थैंक यू। एडवांस रेंट पे किया है, क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड रेंट डेबिट, खतरनाक रेंट है, और कैश क्रेडिट। नरेशन, पेड रेंट इन एडवांस, कितना अमाउंट है, 40,000। जी देखें, मैं इस तरीके से काम करवाता हूं कि शुरू में सारा काम मेरा होता है, बाद में आपका काम आ रहा होता है। वो काम जरा ज्यादा होता है थोड़ा, तो उसको थोड़ा हिम्मत के साथ आपको करना पड़ेगा, वो आपको प्रैक्टिस में लेके जाएगा, लेकिन आपको सब नजर आ जाएगा। देखिए जो काम आपने करना है ना, आपको आगे बैठने के 4 चैप्टर पढ़ने, वो मैंने आपके लिए सारा काम किया। जब आप पढ़ेंगे ना खोल के, तो आपको नई चीजें मिलेंगी उसमें, लेकिन पुरानी सारी चीजें भी नजर आ रही होंगी। और जब कोई ऐसी चीज नजर आए जो आपको आती है, तो आपको खुशी होती है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, बहुत है ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जैसा कोई ना हो, तो फिर आप रीडिंग जो ज्यादा करता है वो उसके बाद इल्म होता है। देखें, इल्म हासिल करने के डिफरेंट तरीके ना, लोगों को सुने, लोगों को ऑब्जर्व करें और लोगों की लिखी हुई चीजों को पढ़ें। तो आजकल रीडिंग लोगों ने खत्म कर दी है। व्हेन यू फाइंड फ्री टाइम आफ्टर एग्जाम्स, अब निकाल के उन चीजों को पढ़ें, अपना फ्री टाइम जाया नहीं करें, तफरी भी करें लेकिन रीडिंग करें। जितने लोग ज्यादा रीडिंग करते हैं, आप देखिएगा जब वो बोलते हैं तो उनके पास बातें खत्म नहीं होती और जबरदस्त बातें होती हैं। आपके बोलने का स्टाइल भी चेंज होगा, आपको वोकैबुलरीज मिलेंगी, लफ्ज, आपके पास कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वर्ड्स ना होने की वजह से यू कैन नॉट एक्सप्रेस, तो वो आपको वहां से मिलेंगे रीडिंग से। हर वक्त थोड़ी आप लोगों को सुन सकते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी। 2, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, करना ना कराना आपका काम है। हमने गुड्स वापस किए 1,000 रुपए कैश वाली और 5,000 उधार वाली। अब पर म्यूचुअल में हमने क्या किया था, क्या रेट है इसकी,
3। परपेचुअल में हमने क्या किया था, हमने बोला भाई कैश वाली वापस की है तो कैश वापस आ जाएगा और मर्चेंडाइज क्रेडिट हो गई थी हमारी, कितनी थी 1000। और उधार वाली तो वापस की थी, उसमें हमने क्या किया था, हमने बोला था लायबिलिटी कम हो जाएगी, हमने अकाउंट्स पेबल डेबिट कर दिया था और मर्चेंडाइज क्रेडिट कर दी थी, कितने से, ये हमने किया था। अब पीरियोडिक में हम मर्चेंडाइज में थोड़ी डालेंगे ना, पीरियोडिक में हमें क्या करना चाहिए था, वैसे परचेज को क्रेडिट करना चाहिए था ना, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम अलग अकाउंट ओपन करेंगे, हम लिखेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न लिख देता हूं फिलहाल, यहां भी आप क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न। इससे क्या हुआ, एक अलग अकाउंट ओपन हो गया कॉन्ट्रा रेवेन्यू कॉन्ट्रा एक्सपेंस का, और इसका अलग से हमें बैलेंस नजर आ रहा होगा, जिससे पता चलेगा ना ये जो परचेज किया था उसमें से कितना रिटर्न करना पड़ गया। इससे फायदा होता है ना आपको, कैसा सप्लायर जिससे गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हम, वो हमें सही गुड्स नहीं भिजवा रहा है, जब तो रिटर्न करना पड़ रहा है। हाँ अभी तो एसिड है, लेकिन मैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैंने बताया आपको। जब तक पीरियड एंड नहीं होगा ये एसिड है, लेकिन आप इसे एक्सपेंस ही बोले, दिल में एसिड भी रखें, लोगों के सामने आप इसे कॉन्ट्रा एक्सपेंस बोलेंगे, लेकिन इसे आप एसिड क्यों याद रखेंगे, एनालिसिस के अंदर कहीं ना कहीं आपसे पूछी जा सकती है चीज। ओके, क्या आएगा, कैश डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। अभी अलाउंस क्यों बोलते हैं, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, इसका मतलब यह है कि जो गुड्स हमने खरीदी थी वो हमने वापस कर दी, और सामने जिससे हमें पेमेंट करनी है वहां से पैसे भी कम लेगा ना। मैंने 10,000 की गुड्स वापस कर दी, मुझ पर लायबिलिटी थी 1 लाख, उसकी लायबिलिटी थी 1 लाख, उसमें 10,000 की गुड्स मैंने वापस कर दी, तो मैंने रिटर्न किया, लेकिन वो बंदा जिसने मेरे पैसे लेने थे मुझे छोड़ेगा भी तो पैसे, कितने, 10,000, तो इसको अलाउंस कहते हैं, डिस्काउंट नहीं कहलाता है, अलाउंस है, जितने की गुड्स वापस की उतना पैसा वो छोड़ेगा, इस वजह से ये टाइटल ऐसे लिखते हैं। हालांकि ये टाइटल सिर्फ क्या होना चाहिए था, परचेज रिटर्न। अलाउंस लगाने का मतलब ये है कि वो हमें पैसे भी छोड़ेगा ना हम जब गुड्स वापस कर रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ गुड्स वापस होनी है, पैसे नहीं छोड़ रहा, सिर्फ परचेज रिटर्न, ऐसा कब होता है, आपने मांगी थी 1 लाख, आपने खरीदे थे 100 यूनिट, आपने जब बॉक्स खोला उसमें से 105 यूनिट निकले, आप क्या करेंगे, रख लेंगे, आप रख लेंगे नहीं, आप वापस कर देंगे। ये परचेज रिटर्न कहलाता है, क्योंकि आपने इसको सिर्फ बोलने में परचेज रिटर्न कहलाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं है हुई। 5,000 और ये 6,000, भाई ऐसे बिजनेस में कभी भी नहीं करते, क्योंकि वो आ गई हैं। अब आप एटीएम पे गए, आपने लिखा 1,000 रुपए, 10,000 रुपए निकल के आ गए, आपने जेब में रखे और भागे, और वहां आपके बैंक से 1,000 रुपए ही कम हुए, आपका मैसेज आया 1,000 रुपए निकाले आप बड़े खुश हैं, आप बोले जबरदस्त मजा आ गया। ऐसा होगा नहीं, आप सुबह उठे लिखा हुआ आ रहा है 9,000 रुपए डेबिट हो गए। तो ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा हो चुका है हमारे एक बंदे के साथ, बड़ा खुश हुआ, बोले यार 1,000 रुपए निकाले थे, मैसेज भी 1,000 का आया, बैंक में पैसे पड़े हुए 9,000 रुपए ज्यादा आए। तो बेईमानी करने का जरूरत नहीं है, बैंक ने उसको सुबह मैसेज फेंक दिया, वो सिस्टम में आ रहा था, मैसेज नहीं आया, नरेशन, तो ये मशीन का एरर है। नरेशन क्या आएगी, टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, यह वही नरेशन बन गई। देख रहे हैं फर्क, देख रहे हैं, परपेचुअल में यह मर्चेंडाइज क्रेडिट किया था हमने। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पेमेंट की है 1,95,000 की जगह पे 1,94,000 पे किए, 1,000 का डिस्काउंट। परपेचुअल में हमने क्या किया था, डेट क्या है, डेट है 4। परपेचुअल में हमने कहा था कि लायबिलिटी पूरी कम कर दो, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो लायबिलिटी पूरी 1,95,000 से डेबिट हो जाएगी, लेकिन कैश हमारा क्रेडिट हुआ था 1,94,000 से, और हमने कहा था 1,000 रुपए से मर्चेंडाइज सस्ती पड़ गई, और हकीकत भी यही है कि मर्चेंडाइज हमें सस्ती पड़ी है, हमें परचेजेस को ही कम करना चाहिए, लेकिन हम अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे परचेज डिस्काउंट, क्योंकि अगर हम परचेज को ही कम करते हैं उसका फायदा नहीं है ना हमें, तो अलग से डिस्काउंट का अकाउंट मेंटेन करने का फायदा ये है कि साल भर हमें नजर आ रहा होगा
कि हमें सप्लायर से कितने डिस्काउंट मिला है। नरेशन, पेड कैश टू सप्लायर एंड अवेल्ड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कहलाता है ये। बहरहाल नेक्स्ट, अब आ गया ये आपकी बचपन वाली ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 30,000। ये तो सिंपल है, 6 लिखेंगे, कैश इनटू बैंक है ना, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। असल में सवाल जैसा लगने के लिए ना मैंने ये ट्रांजेक्शन डाली है बीच में, ताकि लगे कि भाई बिजनेस चल रहा है, वरना तो सिर्फ परचेज और सेल की मैं सिखा दूं काम तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, बाकी ट्रांजेक्शन वैसी ही है। कितना है? 40,000। कितना जमा करवाया भाई? 30,000। ये तो हो गया। अब आ रही है सेल की ट्रांजेक्शन 10 से। इसमें लिखा हुआ सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश। 50,000 हमारी रेवेन्यू है। ये मर्चेंडाइज हमें कितने की पड़ी थी ये हमें पता नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट डिटरमिन। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं बना सकते हैं। आप देखिए परपेचुअल में देखें 10 नंबर की ट्रांजेक्शन, सारा ऊपर चलेगा। 10 नंबर की देखें, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 50,000 विच कॉस्ट ₹30,000। ये परपेचुअल में पता होता है। तो अगर कॉस्ट भी गिवन है ना तो समझ जाना परपेचुअल का न्यूमेरिकल ही। अब एक जगह बंदा बैठा है, बोला है कॉस्ट गिवन है मर्चेंडाइज की, तो उसको फर्क थोड़ी पड़ता है, तो मसला थोड़ी है, वैसी सवाल है। मतलब उसको परपेचुअल पेरियोडिक नहीं पता, जब भी तो वो ऐसी बात कर रहा है। अगर आपके न्यूमेरिकल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो इसका मतलब है द बिजनेस इज यूजिंग परपेचुअल मनी सिस्टम। ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं ना इसमें देखिएगा ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ही नहीं। और मर्चेंडाइज की जगह पे परचेजेस, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, इंपोर्ट ड्यूटी, फ्रेड इन सबके अकाउंट ओपन हुए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में आपको बताऊंगा। अब इसकी सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री बनेगी 10, तो पहले भी बनती थी, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये तो बनाई थी हमने किसमें? परपेचुअल में। सोल्ड इन्वेंट्री या गुड्स ऑन कैश। कितने में बेचा? 50,000। अब परपेचुअल मनी सिस्टम वो होता है जिसमें 2 एंट्रीज बनती है सेल करते वक्त और पेरियोडिक में 1 बनती है। ये इसका डिफरेंस है। तो आप उससे पूछें क्यों, बोलेगा बस यही डिफरेंस है। नहीं आप नहीं बता रहे, आप उसे पूछ रहे हैं। आप उसे पूछ रहे हैं, इससे देखें उसको चेक करने के लिए नहीं कर रहे, अपने आप को आप देखने के लिए कर रहे हैं कि माशरे में क्या चल रहा है, मैं कितने लेवल पर हूं। तो बोला भाई यही डिफरेंस है, बस उसमें 2 बनती है, इसमें 1 बनती है। हालांकि रीजन क्या है? वी कैन नॉट डिटरमिन द कॉस्ट, वी कैन नॉट। हालांकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल जाना एक बहुत जबरदस्त काम है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम। तो हमें तो वो एंट्री बनानी चाहिए, हम बना ही नहीं सकते तो कहां से बनाएंगे। बहरहाल 10 के बाद 12। इल्म हासिल करने के बाद ना आपको कंफर्म भी करना चाहिए कि मुझे सही बात पता है या मैं गलत समझाऊं। मेरा एक स्टूडेंट था, क्लास जब हो जाती थी ना तो अब ऐसा नहीं कीजिएगा, वो मेरे पास आ रहा था, बोला सर आपने पढ़ा दिया लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूँ। बोला हाँ बोलो सर, मैं ये बात समझाऊँ, मैं ये बताना चाह रहे ना। बोला हाँ यही बात है। अच्छा यही बात है, पक्की हो गई। फिर वो लॉक कर देता था। इसके अलावा वो क्या करता था, किसी के पास जाके बैठता रहा जिसको नॉलेज होती थी, उससे पूछता था यार ये चीज़ क्या होती है, जरा इस बारे में बताओ, मुझे पता नहीं है वगैरह वगैरह। और फिर वो मैच करता था तो मुझे पता है और जो उसे पता है सिमिलर है या डिफरेंट है। डिफरेंट भी हो सकता है, और डिफरेंट होता था वो मेरे पास आया था, सर वो तो ये बोल रहा था और ये है। लेकिन आप लोग तो चैट जीपीटी से बातें कर सकते हैं। आपको जो मालूमात है आप चैट जीपीटी में लिखें, आप उससे बातें करें, आप बोले भाई मैं तो ये समझाऊं, आज मैंने ये पढ़ा है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, वो आपको और चीज़ें ही बताएगा, मजा आएगा। थोड़ी देर डिस्कशन करें उससे। करते हैं आप लोग? मैं तो करता हूं। दिन में हमेशा करनी चाहिए, दिन में 2-3 मरतबा मैं उससे कुछ टॉपिक के बारे में बात करता हूं, लेकिन उसकी बात को फाइनल नहीं समझता हूं। फिर वो चीज़ मैं सर्च करता हूं बुक्स वगैरह में और फिर उसको लॉक करता हूं, क्योंकि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। ये लिखा हुआ है उसमें, पढ़िएगा। जितने भी जदीद टूल्स हैं उसको यूज करके अपना टाइम बचाया जा सकता है। एआई को यूज करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। एआई से आपका टाइम बचेगा, यू कैन डू अदर वर्क्स, उसकी जगह पे दूसरे काम कर सकते हैं बड़ा। ओके, क्या एंट्री बनेगी भाई इसकी? कौन सा डेट है? 12। यहां भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मालूम,
तो जो दो एंट्रीज हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और फ्रेड आउट या फ्रेड एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, बनवा दो। अब तो इजी है, 12 में अलग अलग बनवाएंगे जी। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री नहीं बन रही है, ये जरा ध्यान रखें। टू रिकॉर्ड द सोल्ड गुड्स ऑन अमाउंट क्या है, 1,50,000। इसके अलावा फ्रेड भी पे कर रहा है वो इसी रेट को, क्या एंट्री बनेगी? इन नहीं है, ये आउट है। फ्रेड एक्सपेंस लिख दें या फ्रेड आउट लिख दें, दोनों चीजें सही है। फ्रेड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना है वो जी? फ्रेड एक्सपेंस है हमारा 5,000। ये एंट्री कल भी ऐसी बन रही थी, लेकिन इसके साथ एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी बनी थी, वो हमने नहीं बनाई क्योंकि दिया हुआ नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रेड जी। नेक्स्ट है हमारे पास 13, कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न की है, कैश वाली 5,000, उधार वाली 10,000। इसमें सिर्फ रिटर्न एंड अलाउंस की एंट्री बनाएंगे आप। रेवेन्यू को उल्टा करते थे ना, कैश पर सेल करते वक्त क्या एंट्री बनती है? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये रेवेन्यू की एंट्री है। इसको रिवर्स करेंगे तो सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट कैश क्रेडिट। और उधार वाली मर्चेंडाइज सेल करते हैं उधार पर, तो क्या एंट्री बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसको रिवर्स करेंगे तो सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिवर्स करने वाली एंट्री यहाँ पर नहीं बन सकती, दिया हुआ भी नहीं है इन्होंने। तो ये मुझे बनवाए 13 की, कंबाइंड बनवा दीजिए, अलग अलग बनवाए चलो। सेल्स रिटर्न कल बनाई थी ना ये, एंड अलाउंस डेबिट आपने राइटिंग में घर में किया है काम, और कैश क्रेडिट क्या? टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ऑन कैश। कितना कैश वाला वापस हुआ है? 5,000। देखें 5,000, ये कल हमने एंट्री बनाई थी। इसके साथ एक और एंट्री बनी थी, मर्चेंडाइज डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, वो नहीं बन रही यहाँ पे। फिर 13 की एक और एंट्री जी, उधार वाली सेल्स रिटर्न अलाउंस डेबिट एंड अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट। टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस ऑन क्रेडिट। उधार वाला भी रिटर्न होता है और कैश वाला भी रिटर्न हो सकता है। इसमें भी हमने एंट्री बनाई थी मर्चेंडाइज डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, वो नहीं बन सकती क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है। अभी कस्टमर से कलेक्शन कर रहे हैं आप, कितनी? 98,000। इसकी एंट्री वैसी बनेगी जैसे पहले बनती थी, कोई चेंज नहीं है इसमें जी। क्या रेट है? कलेक्शन की रेट है 18, वो एंट्री बनेगी सारी, यानी कि सारी एंट्रीज वैसी बनेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। बनवा दो जल्दी जल्दी। 16 18 जी। बैंक डेबिट, सेल्स डिस्काउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। समझाने की जरूरत है इसको, कल बताया था ना मैंने। नरेशन कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर एंड अलाउड डिस्काउंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कलेक्टेड कैश फ्रॉम कस्टमर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना कलेक्ट हुआ है? 98,000, डिस्काउंट है 2,000 और अकाउंट रिसीवेबल है 1,00,000। बाकी आगे वाली एंट्रीज बिल्कुल सेम है। ये एंट्री बनाई है ना हमने अभी, बाकी आगे की ये एंट्री ऐसी बनेगी एडवर्टाइजिंग वाली। और इसके अलावा इन्वेंट्री खरीदी है उसकी भी यही बनेगी, खरीदी है ना इन्वेंट्री, ये दोनों ऐसी बनेंगी। तो इसको छाप देते हैं हम, टाइम बचाते हैं, ताकि दूसरी चीजें मैं आपको बता दूं। और इसके बाद ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री नहीं बनेगी, सेल वाली बनेगी और एक्सपेंसेस वाली बनेगी। बिल्कुल वैसी एंट्री नहीं है, वही डाटा है। जो चेंज था वो हमने देख लिया। और चेंज क्या था? खरीदते वक्त परचेजेस, रिटर्न करते वक्त परचेज रिटर्न, डिस्काउंट के वक्त परचेज डिस्काउंट, नेसेसरी पेमेंट के वक्त नेसेसरी पेमेंट के टाइटल्स,
और सेल करते वक्त सिर्फ रेवेन्यू की एंट्री बनेगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसका बनाना है जनरल लेजर। जनरल लेजर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर जो मैंने भेजा था उसमें सिर्फ परफ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर है, पीरियोडिक का भी है। तो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर भेजा है ना आपको, नहीं भेजा? ओके, देख लेंगे, नहीं भेजा तो अभी देख लेंगे। ये हमारे पास सही, ओके, ये परपेचुअल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर है, कल हमने देखा था नहीं, ये पेरियोडिक का है। आप लोग इसी तस्वीर ले लें। अरे भाई तस्वीर ले लो, बाद में मैं जाऊं पता नहीं भेज पाऊं नहीं भेज पाऊं, तस्वीर लेके ग्रुप में डाल दो। अच्छा था, आईफोन निकालें, जल्दी से करें। हाँ, ये पेरियोडिक का हो गया, मेरी तस्वीर है ना, ओके। अच्छा चले, मैं ये ले, ये पेरियोडिक का है, ले भी लो यार, क्या हुआ, फोकस नहीं हो रहा क्या? अच्छा, पेरियोडिक का हो गया, ये परपेचुअल का था। ग्रुप में डाल दें, बाकी मैं आप लोगों ने ली तस्वीर। अब सुनो, परपेचुअल में हमारे पास मर्चेंडाइज का अकाउंट था, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और सेल्स का था। अब यहां मर्चेंडाइज के अकाउंट की जगह पर मैंने लिखा हुआ ना मर्चेंडाइज, क्यों लिखा हुआ मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसको अभी इग्नोर कर देंगे वाले अकाउंट को। आप देखें यहां पर सेल, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, रेवेन्यू तक सारा वही है, कोई चेंज नहीं, रेवेन्यू तक कोई तब्दीली नहीं है, कल वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सपेंसेस में आ रहा है परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, नेसेसरी पेमेंट। अब इन नेसेसरी पेमेंट में इंपोर्ट ड्यूटी का अलग अकाउंट बनाना, फ्रेड इन का अलग अकाउंट बनाना, फिर फ्रेड एक्सपेंस का अकाउंट बनाएंगे। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑर्डर में एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ है। यहां एक्सपेंसेस में क्या था पहले, कल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फ्रेड एक्सपेंस, देख ले ऊपर। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ सकता ना, बल्कि यहां पर परचेज, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट और नेसेसरी पेमेंट का अकाउंट आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, घर जाकर लेजर बनाएंगे, और ये लेजर मैंने बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा फौरन। ये देखें, ये लेजर बना हुआ है। कैश के अकाउंट का वही बैलेंस आएगा, बैंक के अकाउंट का भी वही वैसी बैलेंस आएगा, लेकिन अंदर पोस्टिंग्स अलग है, पोस्टिंग्स अलग है। ये कौन सा है, हमें पेरियोडिक का निकालना है ना, ये पेरियोडिक है, हाँ ये पेरियोडिक है, ये आ गया जनरल लेजर। इसको देखें आप, इसमें देखिए पोस्टिंग चेंज हो रही है, देखिए आप, परचेजेस का टाइटल आ रहा है फ्रेड इन, वहां पे नहीं था ना परचेजेस, लेकिन बैलेंस वही आएगा 1,98,000। बैंक का भी वही आएगा, अकाउंट रिसिप्ट का भी वही आएगा, ऑफिस सप्लाइज का भी वो, प्रीपेड रेंट का भी वो, फर्नीचर अकाउंटेबल, इन सबके बैलेंसेस वही आएंगे। सेल्स का भी वही आएगा, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट का भी वही आएगा। परचेजेस में देखें एक नया अकाउंट आ गया, दिस इज द न्यू अकाउंट। परचेज रिटर्न अलाउंस, ये एक नया अकाउंट, परचेज डिस्काउंट नया अकाउंट, फ्रेड इन नया अकाउंट, इंपोर्ट ड्यूटी नया अकाउंट। ये सब मर्चेंडाइज की जगह पर ओपन हुए हैं, 5। एक मर्चेंडाइज था, उनकी जगह पे 5 आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट गायब हो गया। तो ये लेजर बनाकर इसका प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ये बना हुआ है, 9,17,000 रुपये बैलेंस आ रहा है, ये बनाएंगे लेजर के बैलेंस से देखकर। एडजस्टमेंट वही होंगी, तो पास करें या नहीं करें आपकी मर्जी। एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा पास। एडजस्टमेंट आप बनाएंगे ना, तो यहां पे देखें डाटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको ये एंडिंग इन्वेंट्री भी नजर आ रही है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ये नजर आ रही है पीरियोडिक में, देखना ये एंडिंग इन्वेंट्री नजर आ रही है, इसको इग्नोर कर देना, इसका कल मैं काम करवाऊंगा। सही, अभी देखिए फिर आप लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट बनाकर ये देखो, फिर उस पर आ गए, हाँ ये एडजस्टमेंट बनाकर लेजर बनाएंगे, लेजर भी वैसे बनेंगे। फिर आप बना लेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, 9,31,000 उसका बैलेंस आएगा। यहां से कल मैं काम शुरू करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो बनवाना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, क्लोजिंग एंट्री वगैरह। इसमें पूरे ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि इट इज पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। और परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट के टाइटल नजर आएंगे। बहरहाल ये काम आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट कॉन्सेप्चुअल नाउ, दिस इज प्रोसीजरल वर्क जो आपको करना है। अगर ये प्रोसीजरल वर्क मैं क्लास में करवाऊं, टाइम जाए, पूरी एक क्लास जाए हो जाएगी हमारी। तो हम कल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से शुरू करेंगे।
बाकी सारा तरीका वही है, ये फाइल अभी मैं आपको सेंड कर दूंगा, कर लेंगे।